Good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay. 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 Then good to go. ठीक है, सबको आवाज आ रही है? तो हम स्टार्ट करेंगे आज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे, वी आर डूइंग चैप्टर 2 पेपर 1। ओके, वी आर डूइंग पेपर 1 हु आर न्यू टू द क्लास। Students who are new to the class, we are doing paper 1 chapter 2 or unit 2. Okay, paper 1 unit 2 हिंदी में, इंग्लिश में आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इन हिंदी बाल्यावस्था। ठीक है, आगे समझ में सबको? नहीं तो कल आधी क्लास में तो हाफ एन आवर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स क्लास ओवर हो गई। उसके बीच में पूछ रहे कौन सा पेपर चल रहा है, कौन सा जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, जबकि मैंने क्लास स्टार्ट करने के पहले भी 5 मिनट आपको क्लियर किया था। I hope it's clear to all of you. अगर किसी को कंफ्यूजन है क्लास के बीच में आप लोग आधा हाफ एन आवर की क्लास हो जाती है, देन यू आर आस्किंग कि मैम कौन सा पेपर है, कौन सा यूनिट चल रहा है। ठीक है, तो कैसे आप पढ़ेंगे? ठीक है, तो पहले से आप देख लीजिए, आप अपनी बुक रेडी रखिए। दिस इज पेपर 1, वी आर डूइंग पेपर 1, आई एम रिपीटिंग, वी आर डूइंग पेपर 1 यूनिट 2। ओके, यूनिट 2 जिसमें हमने पहले के टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का डिस्कस किया है। ठीक है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, how as a teacher you will cater the individual differences in your classroom। ठीक है, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ कॉग्निटिव एप्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था इंटरेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इसको हिंदी में रुचि बोलते हैं इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को बोलते हैं अभिरुचि। ठीक है, क्रिएटिविटी हमने किया था। क्रिएटिविटी क्या होती है? सृजनात्मकता, नई चीज को क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद हमने किया था पर्सनालिटी। इसकी असेसमेंट टेक्निक्स भी वी हैव डन, जो आपकी बुक में नहीं है उसके लिए आपको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं, टुडे वी आर डूइंग इंटेलिजेंस की थ्योरी कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस इज हिंदी में बोलेंगे बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। ठीक है, उसकी जो थ्योरी है हम थ्योरी करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी है आपकी गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट थ्योरी, उसके पहले हम जानेंगे इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, थोड़ी सी देखते हैं मीनिंग क्या है। इंग्लिश में इट्स ऑन 83, हिंदी में एक हिंदी की बुक है 77, इन हिंदी इट्स ऑन 77 पेज नंबर। आगे वैल्यूज है। ठीक है, 78 इन हिंदी, यू कैन चेक इट ऑन पेज नंबर 78। ठीक है, इन इंग्लिश यू हैव टू चेक ऑन पेज नंबर 82, 83 यू कैन चेक। ठीक है, आई होप सबको मिल गया है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस होती क्या है? ठीक है, पहले हम मीनिंग समझते हैं, फिर हम उसकी, और ज्यादा नहीं लिखना होता। मैंने बोला जब भी थ्योरी लिखोगे मीनिंग लिखना, थ्योरीज लिखनी है, एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस होनी चाहिए। ठीक है, और मीनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखनी, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि थ्योरी पूछे तो डायरेक्ट हम थ्योरी से शुरू हो गए, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, मीनिंग में बोलते हैं इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, एक जो बहुत ही पॉपुलर इसकी मीनिंग है, या जो सुटेबल डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं, how you are adjusting in changing situations, that is called intelligence। हम लगता है ना, हम कितना मैथ सॉल्व कर पाते हैं वो इंटेलिजेंस है। ठीक है, कितना हम लर्न कर पा रहे हैं वो इंटेलिजेंस है। पर इंटेलिजेंस क्या होती है? बदलते, ठीक है, सिचुएशंस के साथ अब कैसे अडॉप्ट कर पाते हो, दैट इज इंटेलिजेंस। बात सेम ही है, पुरानी क्लास में आपको पुरानी चीजें पढ़ रहे थे, अब नई चीज आ गई, सिचुएशन इज चेंजिंग। ठीक है, तो आप उसमें कैसे कॉप अप कर रहे हो, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज से कैसे लिंक कर रहे हो। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि बदलते सिचुएशन के साथ आप अगर अडॉप्ट करते जाते हो ना, दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस बोलते हैं। और बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग है, जैसे एक लेते हैं एल थॉर्स्टन। ठीक है, थॉर्स्टन की डेफिनेशन है, इन्होंने बोला है मेंटल एक ट्रेट है। ठीक है, कैसा ट्रेट है? मेंटल, फिजिकल नहीं है। इंटेलिजेंस हमेशा मेंटल ट्रेट रहा है। और कैपेसिटी टू मेक impulses focal at the unfinished stage of information। ठीक है, impulses, capacity to make impulses, जब इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, उसके कंक्लूजन तक पहुंचने की एबिलिटी है। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी है
और रोज कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज ए कॉन्शियस अडैप्टेशन टू न्यू सिचुएशन। जो मैंने आपको बोला, नई सिचुएशन में आप कैसे अडैप्ट करते हो, बहुत ही सिंपल एक एक्सप्लेनेशन है। नई सिचुएशन में जैसे आप अडैप्ट करते जाओगे तो आप इंटेलिजेंट हो। जितने इंटेलिजेंट रहोगे उतनी जल्दी आप नई सिचुएशन में अडैप्ट करते हो। ठीक है, जो होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड टू मीट द न्यू सिचुएशन। अगेन वही है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि वो जब तक आप अलाइव हो तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी द नेचर, होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप जिंदा हो तो ही तो आप चेंज हो सकते हो, बदल सकते हो। वंस यू आर डेड, ठीक है, मरने के बाद तो बॉडी पूरी स्टिफ करके कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। ना कि थिंकिंग चेंज हो सकती है, ना फिजिकल जो स्ट्रक्चर है कुछ, अगर हाथ ऐसे रह गया तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं चेंज हो सकता। बट जब तक आप इंटेलिजेंस, उसी को बोला जाएगा जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी और जितनी जल्दी आप अडॉप्ट करते जाओगे, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मीनिंग थोड़ी सी आपको लिखनी है, दो डेफिनेशन एटलीस्ट आपको लिखने हैं। मान लो तुम्हें साइकोलॉजिस्ट का नाम अगर नहीं याद है, छोटे जो नाम होते हैं वही याद करो, तुमको ये नहीं कह रहा कि इसी का लिखना है, तो डेफिनेशन कोई से भी लिखने हैं। उसमें भी मान लो आप भूल जाते हो, साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं याद है, तो आप लिख देना बायर रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। अगर भूल जाते हो, इनके कोशिश करना लिखो ना, भूल जाते हो तो ऐसे लिख देना। ठीक है ना, पर लिखना जरूर डेफिनेशन, इन्वर्टेड कॉमा में पूरा जैसे बोला जाता है उस हिसाब से लिखना है। उसके बाद हम आते हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का पूरा नाम था हावर्ड गार्डनर। ठीक है, जिन्होंने बोला था कि थ्योरी है वो कैसी है, मल्टीपल, जो इंटेलिजेंस है वो कैसी है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस है। वो एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत सारी इंटेलिजेंस है। ठीक है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग इंटेलिजेंस। ठीक है, उन्होंने बोला मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता। किसी के पास अगर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, हो सकता है उसके पास, हाँ जी बोलिए। मैम हिंदी का पेज नंबर बता दीजिए, मैं लेट हो गई थोड़ा। 78। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, तो गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इन्होंने अलग अलग इंटेलिजेंस को अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल। अच्छा, इंग्लिश वाली बुक में दोनों में इंटरपर्सनल लिखा हुआ है, वन इज इंटरपर्सनल, अदर इज इंट्रापर्सनल। ठीक है, अदर शुड बी इंट्रापर्सनल, दोनों अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, नीचे वाला है शायद। ठीक है, इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल। ठीक है, दोनों में इंटर लिखा हुआ है, एक को आप ठीक कर लीजिएगा। एक मिनट लगे, हिंदी की बुक अपने आप को जानना इज इंट्रा, जो अपने से बाहर दूसरे को जानते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर बोलेंगे तो इंडिया अपने से बाहर है। ठीक है, इंट्रा बोलेंगे तो हमारा अंदर। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल, इंटर वर्सेस इंटरनेशनल, इंडिया के साथ दूसरी कंट्री की जब बात करें तो इंटरनेशनल मैटर आ जाता है। तो इंटर मतलब अपने अलावा जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं तब इंटर, इंट्रा अपने अंदर। ठीक है, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल में अपने आप को जानना है। इसमें सारा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में ब्रैकेट में टर्म्स भी दिए हुए। अब देखते हैं होता क्या है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, इसमें आपको, ठीक है, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होती है। जैसे कोई बोलता है ना तो सुनने का मन करता है, होता है ना। स्पीकर्स है, कुमार विश्वास है, उनको सुनो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में मन करता है सुनते रहो। और भी कोई है ऐसे, सबके अपने फेवरेट, शशि थरूर है, वो बोलते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो आई लव टू हियर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। शशि थरूर मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी लिंग्विस्टिक नॉलेज देखो, वोकैबुलरी देखो, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं, इनको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, क्या वर्ड यूज करना है, चूज करना है, कैसे बोलना है। ठीक है, बोलने का तरीका जो है, ठीक है, बोलना, बातों का बोलते हैं ना, बातों के धनी है, बातों के खाते हैं। बोलते हैं कुछ प्रोफेशंस है जो बातों का खा रहे हैं, तो बात बना के ही खा लेते हैं। ये जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, ये क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। जब रिपोर्टर सामने से सवाल पूछेगा ना, तो कैसे घुमा फिरा के आंसर करना है, क्योंकि मीडिया में वो रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, बात का बतंगड़ बन सकता है, तो स्पोक्स पर्सन वो होता है जो बहुत सोच समझ के तरीके से आंसर करता है। वर्ड का जो चॉइस रहेगा वो बहुत अच्छा रहता है उन लोगों का। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लॉयर्स हैं, वो जब बात करते हैं बातों में तो फंसा देते हैं लोगों को, है ना, तो उनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेता है,
लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, बोल बोल के ही लोगों को वो करते हैं, काम करे चाहे ना करे, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आएगा समझ में। बातों के धनी, बोलते हैं बातों के धनी, तो वो समझो सिंपली बातों के धनी, तो बात बहुत अच्छा बनाते हैं, दिल खुश हो जाए सामने सामने वाले को पता है शायद झूठ नहीं बोल रहा तो भी इंसान सुन लेता है, तो वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो लॉयर बन सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, पढ़ाना है आपको, ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले को और उसको समझ ही ना आए, तो फिर ये प्रोफेशन ही बेकार हो जाएगा, लेक्चरर हो, टीचर हो। ठीक है, टीचर की भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज और वर्ड्स का जो चॉइस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लेक्चरर हो गए, लॉयर हो गए, ये सब होते हैं, राइटर्स हो गए, लिरिसिस्ट हो गए, जो गाने लिखते हैं, लैंग्वेज उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, वर्ड्स का जो चॉइस है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और भी अदर प्रोफेशन से मैं बोला लीडर, नेता, वो इसमें नहीं मेंशन है, तो वो भी नेता भी इसी में ही आते हैं, या वो सेल्समैन होते हैं जो आपके घर सामान बेचने आते हैं। ठीक है, वो भी बातों के धनी है, वो इतना वो कर देंगे आपको मोटिवेट कि कभी कभी आप ना लेने वाली चीजें ले लेते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो इनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो इनके पास कौन सी इंटेलिजेंस है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बात बनाने की कला। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, जो लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, जो मैथ्स जिनकी बहुत अच्छी है, लॉजिक रीजनिंग जिनकी बहुत अच्छी है, मैथमेटिशियंस हो गए, साइंटिस्ट हो गए, फिलोसफर्स हो गए। ठीक है, फिलोसफर्स रीजनिंग तो देखते हैं ना, ये चीज हो रही थी क्यों, दर्शन डीप में स्टडी करते हैं किसी चीज को, तो फिलोसफर्स हो गए। फिजिसिस्ट हो गए, जो फिजिक्स वगैरह, ठीक है, वो आ गए सारे। तो ये सारे प्रोफेशनल में लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस लगती है जिसमें। आर्किटेक्ट हो गए, है ना, आर्किटेक्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए आपके, और बाकी सारी चीजें हो गए आपके, साइंटिस्ट हो गए, वो रिसर्च कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये सब आ जाएगा। स्पेशियल इंटेलिजेंस में स्पेशल, स्पेशल वाला स्पेशल नहीं है, SPATIAL का मतलब होता है स्पेस, जगह की जब बात करते हैं, ठीक है, तब ये वर्ड आता है। ठीक है, तो जगह की बात करते हैं, देखो ड्राइविंग जब आप करते हो गाड़ी, या दिल्ली में तो जैसे गाड़ी चलाते हैं बिल्कुल एकदम ऐसे पास से ही ले जाएंगे, बिल्कुल बस टच होना रह जाता है बस। तो स्पेशल इंटेलिजेंस, जब भीड़ भाड़ में आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो मान लो यहाँ पे गाड़ी है, इधर गाड़ी, तो कितने गैप में आप ले जा सकते हो ताकि आपकी गाड़ी दूसरे वाले को टच ना करे, है ना, तो यही लट निकाल लेंगे, यही पिट जाओगे, यही रोड पे ही सारा ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड होता है इंटेलिजेंस ऑफ स्पेस, कितने स्पेस में। तो ठीक है, तो ड्राइवर अच्छा ड्राइवर होगा ना, उसको स्पेशल इंटेलिजेंस है। जब टर्न्स पे गाड़ी चलती है पहाड़ों पे, अगर थोड़ा सा भी गया ना सीधा खाई में चली जाएगी, उसको स्पेस का नॉलेज है, कितने स्पेस से मैं टर्न लूंगा तो मेरी गाड़ी नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो स्पेस का नॉलेज। पेंटर है, उसको अपना ब्रश से पेंट करना, उसको भी स्पेस का नॉलेज होता है। ठीक है, कितना लेना है, कैसे करना है, ठीक है, स्पेस का नॉलेज, इसको बोलते हैं स्पेशियल नॉलेज। ठीक है, स्पेस का, जगह की नॉलेज, एक अच्छे ड्राइवर को जगह की नॉलेज है कि कितनी गैप में आप निकल जाओगे। ठीक है ना, हम भी एज अ कॉमन मैन स्पेशल इंटेलिजेंस हमारे अंदर भी, हम जब रोड क्रॉस करना हो तो गाड़ी कितने डिस्टेंस पे और हम कब निकल जाएंगे, ये हमें होता है ना स्पेस का। ठीक है, कितना स्पेस का गैप है, तो ये सारी चीजें स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है। मैकेनिक्स हो गए, नेविगेटर्स, नेविगेटर्स हो गए, डायरेक्शन बताने वाले, वही हो गया ना, कितने गैप में निकल सकता है, वही वाली चीज हो गई। स्कल्पटर्स हो गए, मूर्तिकार, ठीक है, उनको कितने इतने स्पेस में ये चीज बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ये बड़ा सा पत्थर है, इससे मूर्ति बनानी है, अब मूर्ति का साइज इतना है, पत्थर का साइज इतना है, तो आपको देखना है इस स्पेस में मेरी पूरी कर्विंग्स अच्छे से आएंगी नहीं आएगी, मूर्ति बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, स्कल्पटर्स या कोई वुडन भी कोई आर्ट क्राफ्ट आइटम कोई बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको स्पेस की नॉलेज लगती है। ठीक है, चेस प्लेयर्स, ठीक है, चेस प्लेयर्स, उसके पास भी स्पेशल इंटेलिजेंस होता है, कौन से स्पेस में जाएगा तो आपको कौन से स्पेस में घुमाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके अंदर होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो बिल्कुल सिंपल, आपको नाम से पता लग रहा है। ठीक है, म्यूजिक की समझ जिसके पास है, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जो सिंगर है, एक जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, ठीक है, म्यूजिक टीचर्स हैं, ठीक है, उन सबके पास कैसी इंटेलिजेंस है, म्यूजिक इंटेलिजेंस है। म्यूजिशियंस, कंपोजर्स। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है हाउ टू यूज योर बॉडी, अपने बॉडी को कितने अच्छे से आप यूज कर सकते हो। योगा इंस्ट्रक्टर्स, डांसर्स, ठीक है, जिम्नास्ट, ये अपनी बॉडी को कितना अच्छा, हाँ स्विमर्स, बहुत अच्छा, कितना अच्छे से आप अपनी बॉडी को यूज कर सकते हो, टर्न्स कर सकते हो। ठीक है, तो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है हाउ टू यूज योर बॉडी, अपनी बॉडी को यूज करने की इंटेलिजेंस वो सब में नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो स्विमिंग हर कोई नहीं कर पाएगा, जिम्नास्टिक हर कोई नहीं कर पाएगा, इसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बेली डांसर्स,
योगा इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, तो इनके पास क्या है, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। वेरियस पार्ट्स हमने यूज करना, ठीक है, डांसर्स हो गए, एथलीट हो गए, सर्जन्स हो गए, सर्जन्स भी हो गए, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे डेलिकेटली यूज करना है, बॉडी पार्ट अगर एक भी इधर से उधर हुआ सारी सर्जरी फेल हो जाएगी, ठीक है, तो हाथों को कैसे मूव करना है, कैसे सर्जरी को करना है, स्टिच कैसे करना है, तो ये सर्जन भी उसी में आते हैं, ठीक है, बॉडी किनेस्थेटिक में आते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ओन सेल्फ है ना, तो ये पहला वाला इंट्रा है, ठीक है, इंग्लिश में करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, जो नंबर 6 है दैट इज नॉट इंटरपर्सनल, दैट इज इंट्रापर्सनल। नहीं, इंग्लिश में गलत है, इंग्लिश में दोनों में इंटर है, आगे पीछे दे रखा है, पहले इंटर ही है, नहीं हिंदी में ठीक है, हिंदी में कोई बात नहीं, हिंदी में तो इंग्लिश तो ऊपर नीचे हो रखा होगा, लेकिन इसमें जहाँ पे वन सेल्फ जानने की बात है ना, वहाँ पे टर्म ही गलत लिख रखा है इंग्लिश वाले में, तो मैं आप उसमें देख लेना, जो ऊपर नीचे है ना जो बता रहे हैं उसमें देख लेना बस, ठीक है, इंट्रा पढ़ाओगे तो इंट्रा वाला देख लो, उसमें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, हिंदी में करेक्शन कर लीजिए, इंग्लिश में सॉरी, जो 6 है ना, 6 वाला इंटर है, 6 वाला हिंदी में आपके इंग्लिश है, इंग्लिश हाँ ऊपर वाला इंट्रा है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से जानना, ठीक है, ये भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है, मैं बार बार बोलती हूँ, पिछली बार मैंने बोला था कि अपने बारे में ही नहीं जानते, ठीक है, उनकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ये सब चीजें पता होना, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता रहेगी ना तो आप बहुत सक्सेसफुल हो आगे, स्ट्रेंथ पता तो होनी चाहिए कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, ठीक है, या मेरी कमजोरी क्या है, उसको ठीक करने की कोशिश करो या उसको छुपा लो सबसे, ठीक है ना, अगर कर सकते हो तो करो, कोशिश करो, पर ऐसा नहीं कि वीकनेस है तो 100% ही हम ठीक हो जाते हैं किसी चीज में, तो आजकल क्या है कि उसको बताओ मत किसी को, बताओगे तो लोग उसका फायदा उठाते हैं फिर, है ना, और अपनी स्ट्रेंथ जरूर पता होनी चाहिए, तो इंट्रापर्सनल में मुझे पता होना चाहिए, अब मुझे जो चीजें परेशान करती है, मान लो मुझे बुरा लगता है तो मैं क्या करूंगी, उन चीजों से दूर रहने की कोशिश करूंगी, अगर वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कोशिश करूंगी कि दूर रहूं ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं, है ना, मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं, तो अपने आप को जानना इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अपने आप को जानना फिर ये कौन होंगे, ये फिलोसोफर होंगे, संत होंगे, ठीक है, जो अपने आप को इतने अच्छे से जान गए हैं कि मोह माया त्याग कर दिया है, ठीक है, ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रहे, जो एक्चुअल में संत भी है, ठीक है, एक्चुअल में है, जिनको अपना पता है, ठीक है, वो सब छोड़ के बैठे हैं और उन्होंने छोड़ ही दिया है, एक्चुअली उनको नहीं मतलब है, ठीक है, उनको किस चीज में सुख शांति मिल रही है उनको पता है, इंट्रापर्सनल, ठीक है, वो जो संत है साधु है उनको पता है, ठीक है, इंट्रापर्सनल हमें क्या चीज चाहिए, और एक कॉमन पीपल के लिए भी है, अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को भी बैठ के एनालिसिस करना कभी कि क्या चीजें हैं, क्या मुझे बॉदर करती हैं, है ना, किस चीज से मुझे हैप्पीनेस मिलती है, मैं कहाँ खुश होता हूँ होती हूँ, क्या चीजें हैं जो मैं परेशान हो जाती हूँ, कुछ लोग होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, कोई कुछ भी बोलते ना सारा दिन उनका अपसेट चला जाएगा, वही सोचते हैं उसने मुझे ऐसे बोल दिया, कुछ होते फर्क ही नहीं पड़ता, इधर से सुनते ही निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये भी सही नहीं है, जैसे सुन के इधर निकाल दो, थोड़ा सुनो, अगर बड़ा कुछ बोल रहा है कोई तुम्हें गाइड कर रहा है तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, अदरवाइज लेके बैठना भी वो गलत है कि पूरे दिन आप वही सोच रहे हो, आपको पूरा दिन खराब हो गया किसी दूसरे पर्सन की वजह से, तो इंट्रापर्सनल नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए कि आप अपने आप में जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है, और लोग सुधरते हैं, बहुत चीजें होती हैं, पहले होते हैं लोग है ना सिर्फ सुन के रोने लगे कि किसने क्या बोला, बाद में इतने बोर हो जाते, चार को सुनाते कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, लड़कियां तो हो ही जाती है शादी के बाद स्पेशली, ज्यादा बोले तो उसके बाद तो फिर हो जाते हैं, कोई बात नहीं तो बोलते रहते हैं ना, फिर रोना वोना बंद हो जाता है, फिर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल बोलते हैं जब हम अपने अलावा दूसरों के साथ कैसे डील करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, ठीक है, किससे कैसे किससे कौन सी चीज मनवानी है, कैसे हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल सोशल इंटरेक्शन ये होते हैं टीचर, टीचर को पता है आपने कौन से बच्चे को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, तो उनके पास इंटरपर्सनल नॉलेज अच्छी होती है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाइए आप बात करें, उनको पता है कैसे बात करनी है, कैसे आपसे बात निकलवानी है, ठीक है ना, किस चीज की ट्रीटमेंट के लिए आप आए हो उस हिसाब से वो बात करना शुरू करेंगे आपसे, तो उनके पास ये नॉलेज बहुत अच्छी है। सेल्स पीपल, ठीक है, अगर लिंग्विस्टिक भी है और उनके पास इंटरपर्सनल भी है। तो पॉलिटिशियंस है, रिलीजियस लीडर्स हैं, ठीक है, उनको भी पता है इतनी भीड़ जा रही है ना, इतनी इतनी भीड़ जाती है तो ऐसे थोड़ी जा रही है, उनको भी पता है लोगों को कैसे खुश रखना है, ठीक है, तो ये चीज है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आपको सामने वाले से कैसे डील करना है, मैनेजर्स हैं ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट में,
मैनेजर से काम करवा ही रहे हैं ना सबसे, तो काम जिससे निकलवा रहे हैं उसके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, किसको कैसे क्या लालच देना है, क्या डर दिखाना है, कैसे काम करवाना है, सब पता है इन लोगों को। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंसान को सामने वाले को बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि इंसान कैसा है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, और मैं कैसे इससे काम निकलवा सकता हूं। ठीक है, वो समझ जाता है। कोई इंसान ऐसा होता है ना, उसको डांट के बोलो तो कर लेगा, कोई होता है तुम डांट के बोल लो वो करेगा ही नहीं, लेकिन प्यार से बोलोगे तो 4 काम भी करेगा। तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है कि सामने वाले को एनालिसिस कर लेना, ठीक है, कि इससे काम निकलवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये चीज होती है। तो ये है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो किसने डिस्क्राइब की है, गार्डनर ने, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने डिस्क्राइब की है ये सारे टाइप्स के इंटेलिजेंस, ठीक है। तो थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे लिखना मैंने आपको बताया, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा टीचिंग लर्निंग में? ये होगा कि बच्चों को कितने अच्छे से टीचर समझ सकती है, और आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई बच्चा अगर मैथ्स में अच्छा नहीं है तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो सकता है, उसमें बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हो, ठीक है, हो सकता है वो बोलने में बच्चा बहुत अच्छा हो, तो आपको देखना पड़ेगा, और जो इंटेलिजेंस उसमें ज्यादा आपको लगेगी कि इस टाइप की इंटेलिजेंस इस बच्चे में है, तो आप उसको मोटिवेट करो उस फील्ड में आगे बढ़कर, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक बच्चे को 90 आ रहा है मैथ्स में तो 40 वाला भी तुम भी 90 ही लेके आओ, चाहे उसमें बॉडी किनेस्थेटिक बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा डांसर है, ठीक है, तो उसको जबरदस्ती है, बहुत अच्छा पोम लिखता है, अभी पोम लिखता है, आगे चल के सॉन्ग्स वगैरह लिख सकता है, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं तुम 90 ही लेके आओ, नहीं। तो अभी आपने देखा ना कि इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप की होती है, जरूरी नहीं कि हर बच्चे में एक जैसी इंटेलिजेंस हो। तो एज अ टीचर आपको बच्चे में क्या इंटेलिजेंस है वो पता करिए, ठीक है, सर्च करिए, ऑब्जर्व करिए, बच्चे को देखिए, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मोटिवेट करना है कि उस इंटेलिजेंस को कैरी फॉरवर्ड करे, आगे का अपना कैरियर ऑप्ट करे, ठीक है, कुछ करे उसमें। उसके बाद आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है? लर्निंग डिसेबिलिटी तारे जमीन पर सबने देखी है, ठीक है ना, ठीक है, सीखने में जब दिक्कत आती है, एक तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, वो सब पता है आपको, सब पढ़ेंगे अभी बाद में। अभी हमें क्या पढ़ना है? लर्निंग डिसेबिलिटी। पढ़ने में भी बच्चों को दिक्कत आती है, तो अलग अलग टाइप की कुछ दिक्कत है जो हम डिस्कस करेंगे। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, मेन 3 होते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज, रीडिंग में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया, राइटिंग में दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया, और मैथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज में इनके अलावा स्पीकिंग हो सकता है, बोलने में भी बच्चे को दिक्कत है, आता है पर बोल नहीं पा रहा है। रीजनिंग, रीजन नहीं ढूंढ पाता है किसी भी चीज का, जैसे हम बोलते हैं ना वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको रीजन देना नहीं आता, समझता तो है पर रीजन नहीं बता पाता है, या सुनने में दिक्कत हो, ये भी हो सकता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज में ओरल लैंग्वेज, ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग में अब है आपको 2 प्रॉब्लम, लिसनिंग और स्पीकिंग में अगर प्रॉब्लम है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। लिसनिंग में अगर दिक्कत है तो टीचर जो इंस्ट्रक्शन देगा बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अगर आप बोलते हो ओपन योर नोटबुक, ठीक है, ओपन योर बुक, इट्स पेज नंबर 207 सपोज चैप्टर 11, तो इंस्ट्रक्शन समझने में उसको दिक्कत आती है क्योंकि उसकी लिसनिंग स्किल्स कम है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो टीचर देगा उसको हो सकता है दिक्कत आए उसको समझने में। स्पीच डेवलपमेंट, बोलने में भी दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है ऐसे बच्चे की जो बोल नॉर्मली जो बच्चे बोल देते हैं 2 साल तक तो आराम से बोल लेते हैं, बच्चा बहुत लेट बोलना शुरू किया है बच्चे ने, ठीक है, ये भी हो सकता है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर और सिंटैक्स, जो सेंटेंस बना रहे हैं मैं खाना खाता हूं, हो सकता है वो बोल रहा है मैं खाता खाना हूं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो सेंटेंस एक जो पैटर्न होना चाहिए वो फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। पुअर मेमोरी है, ठीक है, जिससे वो चीजें बार बार भूल जाता है। पुअर कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, वर्ड मीनिंग से वोकैबुलरी बहुत ही पुअर है, एक वर्ड का अगर तुम बदल के दूसरा वर्ड बोलते हो
तो वो समझ में नहीं आया था उसको, ठीक है। तो ये सब दिक्कत होती है। पुअर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बहुत सारे साउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो नहीं, यू और ए के बीच में, जैसे इंग्लिश में मान लेते हैं अ का भी साउंड आता है यू का कभी कभी, तो वो सब समझाओगे ना तो ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है, ठीक है। और रिटर्न में क्या होगा, इम्प्रॉपर वर्ड रिकॉग्निशन, गलत रिकॉग्नाइज करेगा, गलत ही लिखेगा, ठीक है। जब लिखना सिखाते हैं ना छोटे बच्चों को एबीसीडी लिखना, तो गलत लिखेगा, पैटर्न जो है वो गलत लिखेगा। पुअर राउंड लेटर एसोसिएशन, जो लेटर बन रहा है ना, ठीक है, तो वो प्रॉपर उसका नहीं बन पाएगा, राइटिंग में इशू रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, ठीक है, लेटर्स एंड वर्ड्स, बी को डी लिखना, पी को क्यू लिखना, तो कॉमन है, हर बच्चा करता है कि हर, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि छोटे बच्चे करते हैं, दैट्स ओके, बड़ी क्लास में भी जाके अगर बच्चे यही चीज कर रहे हैं ना बार बार, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और हर बार ही करता है बच्चा, हर बार, ऐसा नहीं कि कभी ध्यान नहीं दिया तो हो गया, बाकी टाइम वो सही लिख रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर बच्चा मतलब बड़ी क्लास, छोटे बच्चे तो मेरा बेटा भी करता था, बी का डी पी का क्यू, सब करते हैं, हाँ सब करते हैं, सब करते हैं, ठीक है, वो सब करते हैं, छोटे में सब करते हैं, पर अब बड़ा हो गया, वो ठीक हो गया, उसकी प्रॉब्लम वो ठीक हो गई। पर अगर मतलब बड़ी क्लास में जाने के बाद बच्चा अगर कंटिन्यूटी में ये सब दिक्कतें आ रही है, तो उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, कोई दिक्कत है उसको, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा फिर हमें। पुअर विजुअल फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन फॉर लेटर एंड वर्ड, ठीक है। विजुअल फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो लेटर है वर्ड है उसको कैसे टर्न जा रहे हैं, ठीक है, वो सब उसको करने में दिक्कत आती है। हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग होगी, ठीक है, लेटर्स जब लिखता है तो छोड़ देता है, ओमिट करना, बीच में से लीव कर देना, छोड़ देना, ठीक है, या एक्स्ट्रा ऐड कर देना। पढ़ने में भी बच्चे रीडिंग में भी देखना एक्स्ट्रा अपने आप ही ऐड कर, होता भी नहीं है, पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो वो भी नहीं करना, वो ऐसे करते हैं बच्चे। बैड रीडिंग भी इनकी अच्छी नहीं होगी, ओमिशन ऑफ लेटर वर्ड सेंटेंसेस व्हाइल रीडिंग, ठीक है, मॉडिफाइंग द फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है, वर्ड को अपने आप ही मॉडिफाई करके जो उनको आता है वो बोल के निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें दिक्कत आती है, ठीक है। और क्या होता है, मैथ्स की प्रॉब्लम भी इनको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। मैथ्स में कैसे दिक्कत आती है, पहले तो उनको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बोला है, समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, क्या करने को बोला है। मान लो नॉर्मल तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, अगर एरिया समझा रहे हैं ना, लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा। लेकिन कभी कभी जो वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, तो बच्चे बस हाथ खड़ा कर देते हैं। कुछ बच्चे होंगे उनको पढ़ के, चाहे वो सेम ही चीज है, एरिया ही पूछा है, लेकिन उसको सेंटेंस में लिख दिया जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, तो बस वहीं पे हाथ खड़े, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कैसे होगा। ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जब स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम हो तो खत्म वहीं पे, प्लस करना है कि माइनस करना है उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब लिख के दे दोगे कि प्लस करना है तो कैलकुलेशन उसकी सही है, सही कर रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें तो समझने में दिक्कत आती है उनको, ठीक है। रेलेवेंट एंड इररिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत आती है, जैसे कोई चीजें तो एक्स्ट्रा ही दी होती है, फालतू जिसकी कोई नीड होती नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डेटा भी तो ऐड किया होता है जिसको जरूरत ही नहीं होती है करने की, ठीक है, मतलब एनालिसिस करने की जरूरत है, मेन चीज ये है, वो तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया होता है ना, वो चीज बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अगर सच में उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिफिकल्टी है मैथ्स के लिए, तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये नंबर फिर क्यों दिया है, जब उसको यूज ही नहीं करना तो दिया क्यों, बोलते हैं ना बच्चे की क्यों दिया, कंफ्यूज करने के लिए। तो वो चीज कौन सा रेलेवेंट है कौन सा इररिलेवेंट है, डेटा उसमें से निकालने में उनको दिक्कत आती है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, खैर ये तो आजकल हर बच्चे की प्रॉब्लम है, 1 मिनट की रील देख देख के इनका अटेंशन स्पैन वैसे ही खराब हो गया है। थोड़ी देर से ज्यादा पढ़ा दो बच्चों को, बिठा के तो बोलते अपना खेलो घुमाओ, उतना अटेंशन है नहीं उनके पास, तो आजकल हर बच्चे की दिक्कत है पुअर अटेंशन स्पैन। पुअर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट शेप साइज क्वांटिटी, मैथ्स में जो शेप साइज स्क्वायर रेक्टेंगल हम पढ़ाते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करने में बच्चे को दिक्कत आती है। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेरिएशन, सेरिएशन होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन सब में चीजों बच्चों को दिक्कत आती है। पुअर नंबर सेंस जो है बच्चों का बहुत होता है। मैम हिंदी में पेज नंबर बता दो। हिंदी में कौन सा है पेज नंबर? 82 पेज नंबर है हिंदी में, मिल गया। लर्निंग पढ़ रहे हैं, अप डाउन टॉप बॉटम, ये सब कॉन्सेप्ट छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ड्राइंग बना बना के, कैट नीचे है ना ऊपर है, ऑन इन, ये सब कॉन्सेप्ट समझने में उनको दिक्कत आती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही कंप्यूटेशनल स्किल्स का मतलब होता है एडिशन
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करने में बच्चे को दिक्कत आती है। कंजर्वेशन स्किल्स इन टाइम, नंबर, मास, वेट, डिस्टेंस, एरिया, ये सब नहीं कर रहे। सब मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैथ्स में ही दिक्कत है तो ये सब प्रॉब्लम मैम आज आती है। 2 बजे से क्लास था। क्या मैम आज क्लास 2 बजे से थी। क्लास 2 बजे से ही हो रही है, 4 बजे तक होगी। क्या हुआ? नो मैम, वो कल 2:30 बजे से क्लास थी ना, इसलिए था। आपने अभी नहीं, ज्वाइन किया? 2:30 से ही कनेक्ट हुआ है। नहीं, 2 o'clock से चल रही है क्लास, इतने सारे बच्चे आए हुए हैं। नहीं मैम, हम लोग का तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था 2 बजे से। 2:30 में कनेक्ट हुआ है कल भी और आज भी। कल तो 2:30 से ही स्टार्ट किया था हमने, आज 2 o'clock से स्टार्ट है। वैसे ठीक मैम है, पता नहीं था, इसलिए इतने सारे बच्चे तो ऑलरेडी ज्वाइन है, क्लास तो चल ही रही है। चलिए कोई ओके बात मैम। नहीं। कोई नहीं मैम। ओके मैम, हाँ ओके मैम, कोई नहीं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी कर रहे हैं हम, ठीक है। नो प्रॉब्लम मैम, कंटिन्यू। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी कर रहे हैं हम, ठीक है। बच्चों को सीखने में किस किस टाइप की दिक्कत आती है? इसमें मेन है 3 होते हैं, मेन तो 3 होते हैं। डिसलेक्सिया आपका, रीडिंग डिफिकल्टी, जिसमें बच्चा बी को पी को लेटर्स को छोड़ देना पढ़ने में, अपने आप ऐड कर देना, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। रीडिंग डिफिकल्टी। डिस्ग्राफिया, लिखने में दिक्कत होती है, लिखने में वही उल्टा उल्टा लिखते हैं बच्चे, बी को पी को बी, पी को क्यू को पी, ऐसे करते हैं, ठीक है। बी को डी ऐसे करते हैं। तो डिस्ग्राफिया। और डिस्कैलकुलिया में, मैथ्स में आपको दिक्कत आती है, मैथ्स में बच्चा, ठीक है, बहुत ही दिक्कत करता है। अच्छा, जिसको डिस्ग्राफिया है, ठीक है, उस बच्चे को में भी डिसलेक्सिया भी हो सकता है, या डिसलेक्सिया वाले को साथ में डिस्ग्राफिया भी हो सकता है। हो सकता है उसको पढ़ने में दिक्कत हो तो लिखने में भी दिक्कत होती है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो सकता है लिखता ठीक है लेकिन पढ़ता गलत है, तो डिसलेक्सिया है, बाकी डिस्ग्राफिया नहीं है उसको, वो ठीक है, लिखता ठीक है, मैथ्स भी कर लेता है, प्लस माइनस। तो ये चीज भी हो सकती है। तो एक साथ 2 लर्निंग डिफिकल्टी भी बच्चे को हो सकती है, ठीक है। या अगर मेजर दिक्कत हो तो हो सकता है तीनों में ही दिक्कत आए, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, तीनों में भी दिक्कत आ सकती है। तो 3 लर्निंग डिफिकल्टी है। जैसे ये जो प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया, तो 5th ग्रेड तक के स्टूडेंट को मान सकते हैं कि रीडिंग और राइटिंग में उनको स्पेलिंग एरर्स वो लोग करते हैं। हाँ, उसके बाद अगर वो करें तब ये हाँ, प्रॉब्लम इनके साथ नहीं, और जैसे देखो कभी करना अलग बात है, जैसे बच्चे ने पहले लाइन लिखी है, पहले के चैप्टर में आपने क्वेश्चन आंसर चेक किए, ठीक है, तो बच्चा ठीक लिख रहा है, कहीं कहीं लिख दे रहा है। लेकिन जिसको डिसलेक्सिया है ना, वो एवरी टाइम बी को डी ही लिखेगा, पी को क्यू ही लिखेगा, ठीक है। डिसलेक्सिया वाला कंटिन्यूटी में एरर करता है। ये भी तो होता है, माइनर होता है, मेजर होता है। हाँ, ये भी होता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम आपको एकदम फ्रीक्वेंट देखने को मिलेगा, फिर लिखा फिर लिखा फिर लिखा, चलता है ये। जैसे 2 दिन चैप्टर अगर आपने लिखवाया है नोटबुक में, बहुत बार देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नॉर्मल बच्चा क्या है, गलती से कभी लिख दिया, कहीं लिख दिया, कहीं जाके से एक चैप्टर में कहीं एक जगह मिल रहा है, 2 जगह मिल रहा है, तो नॉर्मल है, छोटे बच्चों के लिए नॉर्मल है, हर बच्चा करता है, ठीक है। आगे चल के भी आ रही है और फ्रीक्वेंटली आ रही है तो दिक्कत है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि इशू क्या है, इसमें इतना ज्यादा आपका अभी 6 में आ गया या 7 में आ गया, अभी भी बी को डी लिख रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। कितने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना हम शुरू कर देते हैं और बच्चा बी और डी और पी और क्यू में कंफ्यूज रहेगा 6 7 तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। तो इस एज देखनी पड़ेगी आपको, फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, कितनी बार वो आ रही है चीजें सामने आपके, तब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फिर आपके स्कूल में काउंसलर होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि फ्रीक्वेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप अपने काउंसलर के पास ले जा सकते हैं, बच्चे को उससे काउंसल कर, वो काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे, टेस्ट होते हैं वो कराएंगे, लिखवा के देखेंगे, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में है या नहीं है, ठीक है। तो वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, उसके लिए सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो काउंसलर्स होते हैं आपके स्कूल में, वो करेंगे, ठीक है। आपको ये नोट करना है, एज अ टीचर आपको ध्यान रखेगी, बार बार तो नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंटली तो नहीं हो रही ये चीज, ठीक है, और बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा ये चीज। अब क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। 3 criteria to classify a child as being learning disabled. Discrepancy between child's potential and his actual achievement. जब आपको लगता है नहीं इस क्लास में पढ़ाती हूँ तो इसको बहुत अच्छा आता है, पर जो लिखता है, ठीक है, या जिसका जो रिजल्ट आता है तो बिल्कुल मैच ही नहीं करता, इसकी पोटेंशियल जो है, इसकी जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से इसका रिजल्ट मैच नहीं करता, ठीक है। तो आपको देखने की जरूरत है कि हो सकता है इसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो। एन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया है,
ठीक है, जो बाकी बच्चों के लिए तो फुलफिल हो रहा है पर ये एक्सक्लूड हो रहा है उसमें से, ठीक है, नहीं फिट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। स्पेशल एजुकेशनल सर्विस की नीड तो नहीं है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि जनरल टीचर, बीइंग अ जनरल टीचर, ठीक है, आप कितना करा पा रहे हो और आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पा रहा है और स्पेशल एजुकेटर की नीड है, तो वो बच्चा हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी में आ रहा हो। और आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन है, ठीक है, आजकल नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे सब एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, स्लो लर्नर भी बैठ रहा है, तो आपको टीचर को तो बिल्कुल वही माता दुर्गा वाला होना पड़ेगा, 10 हाथों वाला, तो जाके बात बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे को एक मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ एक स्पेशल बच्चे को पढ़ाना या एक स्लो लर्नर को पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। मैम ये सही भी तो नहीं है ना, एक तरह से सही नहीं है ना, नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चों को पढ़ाना। डिसेबल, नेवर यूज द टर्म डिसेबल, स्पेशली एबल्ड यू कैन कॉल, ठीक है, मत बोला टीचर बन रहे तो बिल्कुल ये सब छोड़ दो बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं है, दिस इज अगेन अनदर टॉपिक ऑफ डिबेट, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि वो हम तो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से उनको अलग ही कर दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को हटा दे रहे हैं ना, तो वो हमेशा कभी अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मानेंगे ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आ रही है तो टीम टीचिंग की बात आती है, सब आपको सेकंड ईयर में जाके पढ़ोगे, टीम टीचिंग में जनरल टीचर के साथ स्पेशल टीचर भी होता है, ठीक है, ऐसे बच्चों को कुछ क्लासेस कॉमन में कराई जाती है जो बच्चा कर सकता है, और जिसमें मान लो दिक्कत ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है दिक्कत की, उसको अलग कुछ क्लासेस अलग से कराई जाती हैं जो स्पेशल एजुकेटर लेता है। किसी स्कूल में ऐसा नहीं है। अरे वो तो है ही, वो तो समझो, वो तो सीबीएसई बोल ही रहा है, आधे से ज्यादा क्राइटेरिया तो वैसे भी ना स्कूल वाले फुलफिल करते हैं, कुछ नहीं बहुत फुलफिल करते हैं ना, स्पेशल एजुकेटर रखा है नाम के लिए, पेपर चल रहा है, इसको टीचर स्कूल ही नहीं आता, वो टीचर स्कूल नहीं आता, वो जब इंस्पेक्शन आएगी ना तब बुलाएंगे एक दिन, उसको रखेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी के जो हाँ वो एक दिन आता है, हाँ वो एक दिन आता है, वो जब सडन चेकिंग होगी तो थोड़ा रिश्वत खाएंगे, चलेंगे चाय पानी पी के, खत्म हो गया कहानी। होता है प्राइवेट स्कूल में, जो 8 से 10 तक के प्राइवेट स्कूल होते हैं, मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए 2-3 महीने गई थी, उसमें मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता था क्लास में स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ बैठे, तो मैं तो सबको एक ही साथ बिहेव कर रही थी, बाद में मुझे टीचर से बताया कि नहीं ये स्पेशल बच्चा है, तो या तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए, हाँ बताना चाहिए ना, नए टीचर को क्या पता, हाँ, और उनके लिए अलग से टीचर भी लगता है, और जो नई टीचर्स आती है ना, जैसे चेकिंग वगैरह होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं तुम्हें अभी नहीं आना, ऑन पेपर वो दिखाया नहीं होता है ना उनको, ठीक है, और क्वालिफाइड टीचर चाहिए, बीएड तो चाहिए ही जॉइनिंग के लिए, बिना बीएड वालों को रखेंगे तो फिर उनको शो नहीं करते, उनको सैलरी देते काम करवाते हैं, पर कहीं रजिस्ट्रेशन या ऑन रिकॉर्ड आपका नाम नहीं होता है, तो ये सब चीजें होती है, ठीक है, तो लर्निंग डिफिकल्टी आई समझो, मेनली 3 एरिया में डिफिकल्टी आ सकती है बच्चे को, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, ठीक है, कैलकुलेशंस, डिस्कैल्कुलिया, उसके बाद आएंगे स्लो लर्नर जो कैटेगरी हम बोलते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, स्लो लर्नर्स एंड डिसलेक्सिक्स, फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, गिफ्टेडनेस, अलग अलग देखते हैं स्लो लर्नर क्या होता है। स्लो लर्नर होता क्या है? चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लो लर्नर तो धीरे धीरे सीख रहा है, नॉर्मली हम बोलेंगे, और एवरेज बच्चे को एक क्लास में तुम सिखा सकते हो तो स्लो लर्नर कोई चीज सिखाएंगे तो 3 क्लास की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, सीखेगा, ठीक है, स्लो लर्नर है वो, इतना जल्दी ग्रैब नहीं कर पाता चीजों को, एक टाइम पे एक ही कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो, एक टाइम पे चाहो तुम 2 कॉन्सेप्ट एक साथ इंट्रोड्यूस कर दो तो बच्चा नहीं समझेगा। अब एक मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, रेक्टेंगल बनाऊं और इसमें मैं पेरीमीटर और एरिया दोनों समझा दूं, नॉर्मल बच्चे को समझ जाएगा कि बाउंड्री है, इनको प्लस करो तो पेरीमीटर आ गया, और अंदर का हम करेंगे तो वो एरिया होता है, लेकिन ऐसे बच्चों को समझाने के लिए आपको एक बार में पेरीमीटर पे चलो, खत्म होगा, समझ जाए बच्चा तब लाओगे तो एरिया पे, ठीक है, तो स्लो लर्नर है तो एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट को भी बहुत स्लोली और आराम से आपको सिखाना पड़ता है, कौन सा लगा मिक्स करके थर्ड क्लास मिक्स करके बतानी पड़ती है, हाँ यहाँ पे ये लगा ना, यहाँ पे वो लगा, हाँ, थर्ड क्लास में शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स, मेरा बेटा 5th में है ना, उसको मैं ही पढ़ाती हूँ, मतलब मुझे पता है, करा दिया, फिर ये सिखाओगे फिर कैलकुलेटर भूल जाएगा, हाँ भूल जाएगा, वो हर जगह भूल जाएगा, हाँ, और थर्ड में ही आ ही जाते हैं क्वेश्चन, ये सारे आ जाते हैं, थर्ड से ही पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, थर्ड क्लास में ही करना होता है, ये तो दोनों यहाँ पे यूज करते तो ऐसे ही बताना पड़ता है ना, बाउंड्री है, अंदर वाले को एरिया बोलते हैं, बाउंड्री की बात करेंगे तब पहले। हेलो यस मैम, ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनको ये वैल्यूज क्यों नहीं पता होती? वो तो सारा एक ही, सारे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक ही में होच पोच कर देते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, आप गेस्ट टीचर वगैरह पढ़ा रहे हो या पढ़ के आए हो? नहीं मतलब मैंने देखा है जो पढ़ाते हैं ना गवर्नमेंट टीचर्स, उनको
जो ये वो बीएड उन्होंने किया होता है, लेकिन उन्हें कोई रूल, ये जो भी मेथोडोलॉजी है, पेडोलॉजी, उनको ये पता ही नहीं होती। वो पता भी होगी तो वो बच्चों पे वो अप्लाई नहीं करते। अच्छा देखो, ऐसा होता है ना, कुछ टीचर तो नए नए जाते तो जोश से भर के जाते गवर्नमेंट टीचर बन के भी, नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा, सिस्टम को बदलूंगा। फिर वो सिस्टम में जाकर उनको ऐसा पागल बनाते हैं ना, फिर वो भी उसी रंग में ढल जाते हैं कि जब 10 ऐसा ही पढ़ा रहे तो मैं अकेला पढ़ा के क्या करूंगा, तो लेट इट बी वाला भी हो जाता है। जो हर बच्चे को एक साथ में चलते हैं। कुछ होते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर है ना, कुछ तो आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता सब एरिया से। हाँ लेकिन गलत चीज है, ठीक है ना, गवर्नमेंट अच्छी खासी सैलरी दे रही है, तो एटलीस्ट आप कोशिश करो जो पढ़ा रहे हो ना वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वाले देखो एफर्ट्स भी डबल लगाते हैं, पैसे भी कम लेते हैं, फिर भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले की सैलरी बहुत अच्छी होती है। मेरा एक मतलब फ्रेंड ही है, ठीक है, जूनियर है, तो उसने बहुत जोश में पीजीटी डीएसएसबी क्लियर किया, पीजीटी इंग्लिश ज्वाइन किया स्कूल में कि मैं तो पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छा है, वो लिखता भी अपने आप ही लिखता भी है, पीजीटी इंग्लिश है, तो ज्वाइन कर लिया। अब उसको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, कहता रोज इतने पेपर पर जाते, रोज क्लास छुड़वा के बुला लेगा, आज ये पेपर पूरा करवा दो तो मैं पढ़ाऊंगा। उसमें भी होती है और वर्कलोड ज्यादा है, वो उसने फ्रस्ट्रेट होकर इतना एक पेज का नोट डाला फेसबुक पे, मैंने फोन किया तुमको क्या हो गया, कह रहे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाने नहीं देते मेरे को, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्सप्लेन करूं, पढ़ाऊं। बहुत अच्छा है, उसकी खुद की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, खुद लिखता भी है, और लिटरेचर के टीचर को तो हमेशा खुद कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, तो ही आपका बच्चा क्रिएटिव हो सकता है। बहुत ही अच्छा है, कह रहे चार इतना मूड लेके जाता हूं कि आज पढ़ाऊंगा 11th 12th में, आज ये पोएम पढ़ाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा, तो शुरू होती नहीं क्लास बुला लेंगे, ये पेपर वर्क आ गया, वो पेपर वर्क सब पहले ये कंप्लीट करो तो बाद में पढ़ा लेना, अगर पढ़ाई ही सेकेंडरी है, पेपर वर्क ही प्राइमरी है। टीचर को टीचिंग वो नहीं है, सर्विस करो, ये करो, नहीं गवर्नमेंट स्कूल में पेपर वर्क वगैरह सारे काम देते हैं गवर्नमेंट, जनगणना करके आओ, ये वाला सर्वे कर लो, जब खुद को सीख लो। इलेक्शन में भी हुआ था, डॉग का डॉग को काउंटिंग करो, फिर उन्होंने मना किया कि नहीं हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। हम गवर्नमेंट स्कूल में ये भी होता है ना, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करना, तो कैसे भी कंप्लीट कैसे दिखाना कि हमारे, और कोई तो कह रहे कुछ अगर जाते भी है ना अच्छे, तो सिस्टम में ही तब के रह जाते हैं, वही सीन है। अब वो टीचर जा रहा है, सोच रहे 11th में कुछ अच्छी इंग्लिश पढ़ाओ, उसको पढ़ाने नहीं दे रहे, ट्यूशन पढ़ा दो नहीं तो 100 रीडिंग दे दे, 60 ऐसे वेस्ट कर दी, 40 चेंज करना, तो पूरा सिलेबस आई थिंक आधे से ज्यादा ट्यूशन पे डिपेंड हो गए, इसकी वजह से उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, नहीं मिलती है बिल्कुल। स्कूल में अच्छा ट्यूशन वालों का प्रेशर बन जाता है। नहीं, ये प्रॉब्लम है बिल्कुल, मैं कह तो रही हूँ। और ऐसा नहीं कि सब एक जैसे, जो पढ़ाना चाह रहे हैं पढ़ाने दे रही है तो है, और सब तो ढले में ढल गए, मिल गए, चलो ऐसे ही चलता है सिलेबस, सालों साल जा रहे हैं, बोल दे रहे हैं अपना पढ़ेंगे बच्चा, तो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती है। स्लो लर्नर, ठीक है, स्लो लर्नर को हम क्या बोलते हैं, ईएसएन भी बोलते हैं। तो कुछ टर्म्स है, वोकैबुलरीज हैं जो आप बीएड कर रहे हो तो आपको पता है। स्लो लर्नर तो कॉमन वर्ड है, हर कोई को बोलोगे तो समझ में आएगा। ईएसएन बोलते हैं एजुकेशनली सब नॉर्मल चिल्ड्रन बोलते हैं स्लो लर्नर्स को, ठीक है। ईएसएन तो हो सकता है आपको स्लो लर्नर नाते के एग्जाम में ईएसएन बोले तो आपको पता होना चाहिए ईएसएन में किसकी बात कर रहे हैं, आप स्लो लर्नर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशनली सब नॉर्मल चिल्ड्रन, जो नॉर्मल से थोड़ा नीचे है, ठीक है, सब नॉर्मल चिल्ड्रन। तो स्लो लर्नर में क्या है, थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, चीजों के बीच में रिलेशनशिप या सिमिलरिटी ढूंढने में उनको टाइम लगता है, ठीक है। रीजनिंग वगैरह देने में उनको दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पुअर होता है, लैंग्वेज और नंबर कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत होती है स्लो लर्नर्स को, याद करने में भी, ठीक है, मेमोरी में भी दिक्कत आती है। वो जल्दी एक साथ जैसे नॉर्मल बच्चे जैसे याद कर लेंगे, जल्दी से आपको सुना देंगे, या तो ऐसा नहीं, उनको टाइम लगता है, ठीक है। थ्रू आउट द एजुकेशन रहता होगा, हाँ ये उनको रहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं या फिर स्लो लर्नर, ठीक है, वो धीरे आराम से ही करेंगे, ठीक है। या तो ये हो सकता है उनकी जिसको पहले से पढ़ना शुरू कर दे, तो उसको एक चीज 4 बार पढ़नी पड़ रही है और उसको इंटरेस्ट होगा तो पहले से पढ़ेगा, उसको टाइम लगता है, उसको भी इतना बड़ा होने पर तो खुद को ही पता है कि मुझे टाइम लगता है ना। तो ये बात है, लेकिन छोटा जब होता है तो उसको पता नहीं, उसको टीचर को देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि बच्चा ऐसा है, तो उसके साथ ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, साथ के साथ उनको कुछ कुछ एक्टिविटीज करानी पड़ेगी, जैसे मेमोरी एनहांस और मेडिटेशन वगैरह, ठीक है, कंसंट्रेशन बनी रहे उनकी, ठीक है, इन सब चीजों को हमसे करवाना पड़ेगा। बिल्कुल रिपीट तो करना है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस बोलते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना।
शेप्स वगैरह मैचिंग करने में, इन चीजों में उनको दिक्कत आती है, पुअर मेमोरी है उनकी, ठीक है, रेस्टलेस भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो, ठीक है, एक जगह टिक के ही नहीं बैठते हो, ठीक है, रेस्टलेस भी हो सकते हैं स्लो लर्नर जो हो, ये सभी सिम्टम देखे जा सकते हैं। अटेंशन स्पैन पुअर होगा इनका, बिल्कुल, अगर इतना अटेंशन दे पाते तो सीख ही नहीं जाते एक बार में, ठीक है, तो अटेंशन स्पैन इनका कम होता है। सोशियो इमोशनल में ये तो हो गया पढ़ाई में क्या क्या दिक्कत आती है इनको, ठीक है, अटेंशन स्पैन कम है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, शेप्स को आप बोलो जगह पे लगाओ तो हो सकता है उनको दिक्कत आए, सिमिलरिटी डिफरेंसेस नहीं आइडेंटिफाई कर पाए जल्दी। सोशियो इमोशनल में क्या है, इमोशनल कैसा डेवलपमेंट रहता है, सोशल कैसा रहता है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी, डरे डरे रहेंगे क्योंकि बाकी बच्चों जैसे वो एक जैसे नहीं है, उनको लगेगा जब टीचर पूछ रहा है तो सब बता पा रहे हैं, मैं ही नहीं बता पा रहा हूँ, है ना, मुझे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही है या बार बार मुझे एक ही चीज को करना पड़े, उसमें तो बच्चा मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है, एक ही चीज को 10 बार उसको बिठा के, बाकी बच्चों की छुट्टी हो गई, मतलब गेम्स के लिए चले गए, आपने उसको एक्स्ट्रा बिठा लिया कि उसका एक बार में हुआ नहीं है ना, तो आप उसको 2 बार 3 बार समझा रहे तो बच्चा इनसिक्योर हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं बच्चे पे, तो एग्रेशन या आउटबर्स्ट भी हो सकता है गुस्सा हो, चिल्लाए, बोले कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे क्यों जबरदस्ती बिठा के रखा है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। सोशल में क्या रहेगा, सोशलाइजेशन नहीं हो पाती है, बच्चे साथ वाले बुलिंग करते हैं तो उनके साथ बुली करने लगते हैं, तो ये कौन से काम है, नॉर्मल वाले, ठीक है, बोलेंगे उसको तो मतलब तुम बोलो ना बोलो टर्म यूज में आजकल बच्चे इतने शातिर है ना, वो घर जाके बोलते होंगे मम्मी पापा को कि हमारे क्लास में सब बच्चे, तो मम्मी नहीं बोलती कि बेटा वो स्लो लर्नर होगा, अब वो टर्म सीख लिया, वो स्कूल में आके उसको बुली करेंगे, बोलेंगे, ठीक है, तो हो सकता है उसका सोशल डेवलपमेंट भी हार्म होता है, ठीक है, हाँ, नॉर्मल बच्चे उसको अपने ग्रुप का नहीं मानते, ठीक है, या कोई एक्टिविटी होगी मैम ने डाल दिया किसी ग्रुप में करना, नहीं मैम उसको तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ करेगा नहीं, हमें ही करना पड़ेगा, है ना, तो सोशल डेवलपमेंट हार्म हो रहा है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपने ग्रुप में, तो ये सब चीजों की भी दिक्कत आती है। तो टीचर को क्या करना है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट प्रमोट करना है, ठीक है, और आपको देखना है कहां से बच्चे को चीजें इंप्रूव कराई जा सकती है, ठीक है, टेम्पर, जेलसी, गुस्सा, ये सब जो बच्चे को हो रहा है ना, ठीक है, उसके लिए उसको समझाना है। सबसे पहले तो फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, फिर टीचर है, ठीक है, फैमिली को भी देखना पड़ेगा, अकेला टीचर, ठीक है, ये सब इतना नहीं कर सकता। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सबसे पहले तो सिक्योर फील करे बच्चा कि हो सकता है मैं स्लो लर्नर हूं बट आई एम सिक्योर्ड एनफ, आई एम लव्ड एनफ, कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, प्यार करते हैं और मुझे इस क्लास में भी इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ये भी होता है ना कि उसको यहाँ पे समझ नहीं आया, उसको पता है कि मॉम मुझे घर जाके समझा देंगी, तो ये भी एक तरीका हो सकता है सिक्योरिटी, ऐसा होता है, हाँ, स्कूल में नहीं समझ तो फिर टेंशन नहीं लेगा ना कि कोई बात नहीं मम्मी समझा देगी तो मुझे समझ में आ जाएगा, या जो जहाँ भी वो पढ़ता हो वो भी है, और एक लव वर्किंग करके ना पेरेंट्स भी बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, अपने बच्चे होते फिर भी स्लो लर्नर है, नहीं सीख पा रहे, अच्छे दूसरा भाई बहन है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, या रिश्तेदार है उनके बच्चों के रिजल्ट अच्छा है, तो पेरेंट्स खुद ही कंपेयर भी करने लग जाते हैं बच्चे को, तो फिर वहां पे बच्चा इनसिक्योर फील करने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स खुद ही मुझे प्यार नहीं करते, कंपेयर करते हैं, तो ये सब चीजें आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, तो अगर ये सब चीजें नहीं आएंगी तो बच्चा अच्छा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, स्लो लर्नर है पर वो अचीव करेगा। तो टीचर पीपल रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो बच्चे की पर्सनालिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चा जो फील कर रहा है वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है उसका इंटेंशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब आप एक एक्सपीरियंस टीचर हो, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपीरियंस आपको समझ होनी चाहिए। अब ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग, जो आप बीएड कर रहे हो, या आपको चीजें बताई जा रही, पता तो है ना कैसे होता है क्या होता है, आपको जाकर वहां पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तो एक तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस आपके पास इंटेंशन होना चाहिए। हमेशा हम टीचर के इंटेंशन की बात करते हैं, ठीक है, आप खुद ही अगर उसको वो कर दोगे, टैग लगा दोगे क्लास में कि स्लो लर्नर है, तुमसे तो नहीं होगा, तुम बैठोगे बाकियों को करा लो, देखूंगी मैं बाद में तुमको, ठीक है, तो फिर दिक्कत आएगी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए कि उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपकी क्लास में आया हो तब उतना नहीं कर पाता और धीरे धीरे जैसे ही आपने उसको प्रैक्टिस करवाना चालू किया और वो किया तो एंड के सेशन के एंड में आते आते इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है।
एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आपको रखना है कि इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये है सोशल स्लो लर्नर बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैसी होती है एबिलिटीज, सोशली वो कैसे होते हैं और इमोशनली वो कैसे होते हैं। उसके बाद आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। स्लो लर्नर के बाद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेफिशिएंसी बोल लो, ठीक है, डिफिकल्टी बोल लो, डिसेबिलिटी। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेफिशिएंसी बोलते हैं, फीबल माइंडेडनेस बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम यूज करते हैं मेंटल रिटार्डेशन के लिए। फीबल माइंडेडनेस, ठीक है, ओलिगोफ्रेनिया, ये सारे मेंटल, लेकिन आपको टर्म्स की कोई वोकैबुलरी नहीं जाननी है, ठीक है, आप रीजन जानिए मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है। अब ऐसे बच्चों के जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना, या जिनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई, और उसको आप एज अ टीचर, ठीक है, क्या आप सॉल्यूशन दे सकते हो, क्या उसके लिए कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं मेंटली रिटार्डेड बच्चे जिनमें क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। ठीक है, इंग्लिश में है 93, हिंदी में मिला आपको, हिंदी में 90, हिंदी में 85, हिंदी में 85, हाँ बहुत ही कमजोर मेंटल रिटार्डेड। पेज नंबर 8। स्लो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, बुद्धि का जो विकास है वो स्लो रहेगा, मेंटल रिटार्डनेस। ठीक है, मेंटली जो रिटार्डेड बच्चे होंगे उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बुद्धि का जो विकास है, बौद्धिक विकास जिसको हम बोलते हैं, वो कम रहेगा। इनका आईक्यू, ठीक है, लेस देन 25 से लेके 25 से लेस देन 25 से लेके 75 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब क्या है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, हो सकता है उसका ब्रेन डेवलप हुआ ही ना हो, बहुत सारे रीजन है, रीजन डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट ही ना हो, एक नॉर्मल इंसान का जितना ब्रेन का डेवलपमेंट है होता है उतना हो सकता है उसका ना हुआ हो। हैंडीकैप चाइल्ड लैक्स इन कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चा है हो सकता है वो फिजिकली भी डिसेबल हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में उसको दिक्कत आती है। उसके बाद उसका अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्टेड हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है तो ऑब्वियसली इसका यही मतलब हुआ कि डाइवर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर सकता एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम। पावर ऑफ रिकलेक्शन इज लिमिटेड, पुरानी पढ़ाई हुई बातें जल्दी से याद नहीं कर पाता। अगर उसको बोलेगा ना बेटा कल क्या पढ़ा था, तो वो जल्दी रिकनेक्ट नहीं कर सकता। एसोसिएशन करना वर्ड्स और पिक्चर के बीच में उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, सोचना अवॉइड करता है, जिस चीज में सोचना पड़े ना, थिंकिंग वो अवॉइड करता है बच्चा। क्रिएटिव इंपल्स इज वेरी लो, क्रिएटिव इंपल्स मतलब अपने आप से कुछ नया करने का जो होता है वो उसमें बहुत लो होता है। पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है और बहुत इंपल्सिव बच्चा होता है, आपकी बात खत्म होने से पहले ही उसको कुछ ना कुछ बोलना रहेगा। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। और सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत पुअर है, अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी चीज बहुत लंबे टाइम तक नहीं करेगा, बोलेगा मैं खेलूंगा, 5 मिनट खेलेगा, फिर बोलेगा मैं कलर करूंगा, ठीक है ना, फिर बोलेगा मैं वो रीडिंग कर लेता हूँ। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है, एक चीज में वो बहुत टाइम कंसंट्रेट या इंटरेस्ट लेके नहीं कर पाता है बच्चा। डिफेक्टेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, मैंने आपको बोला, आपने समझा और फिर वो काम किया। ठीक है, इसमें दिक्कत है। अगर टीचर कुछ गाइड कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला ओपन योर नोटबुक बोल रही है, ठीक है, या लुक एट ब्लैक बोर्ड बोल रही है, तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं होता है। टीचर बोले तो समझ नहीं आएगा, ये समझने में बहुत टाइम लगेगा टीचर ने बोला क्या, फिर देखिएगा अगल बगल के बच्चों को क्या कर रहे हैं, फिर वो करेगा कि अच्छा मैम ने बुक निकालने को बोला है, या ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने को बोला, या पेन निकालने को बोला, लिखने को बोला, या ड्रॉ करने को बोला। तो पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डायरेक्टली नहीं है, मैंने आपको बोला आपको समझ लिया, फिर आप अगर देखते हो कि मैम ने बोला क्या, फिर देखिएगा क्लास के बच्चे बाकी सब कर रहे होगा
तो अच्छा बुक निकालिए, तो फिर अपने बुक से बैग से बुक निकालिए, इस टाइप का, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत ही कम है। लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स में वोकैबुलरी इनकी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम वर्ड्स का यूज करके ही ये बोल पाते हैं, ठीक है। उनका सेंटेंस 3-4 वर्ड से ज्यादा का नहीं होता। नॉर्मल बच्चे से बहुत बातें करते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं ना, ये बच्चे नहीं बोलते। वो बहुत ही कम प्रपोजिशन और प्रोनाउन का यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। कम्युनिकेटिव डेफिशिएंसीज होती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को नहीं समझ पाते। कहां से मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझना इनके लिए बहुत मुश्किल है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कौन से होते हैं, जो आपको विजुअलाइज करने होते हैं, जो सामने नहीं है चीजें, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। फिजिकल एंड मोटर एबिलिटीज कैसे होंगे, पुअर होंगे, ठीक है। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट भी जो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले इनका कमजोर रहेगा, वीक रहेगा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है, लिखते हुए इनका हाथ वगैरह हिल रहा हो, ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो, ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट भी इनका अच्छा नहीं होता है। अब इसमें भी कैटेगरी होती है, सीवियर वालों का तो बहुत ही मुश्किल है, वो तो स्कूल आ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। मॉडरेट वाले और माइल्ड वाले, ठीक है। माइल्ड वाले एक होते हैं मेंटली रिटार्डेड, वो आराम से स्कूल आते हैं, धीरे धीरे करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम हिंदी वाले उसमें बौद्धिक कमजोरी का बहुत कम में है। आप जैसे जितना डिटेल में बता रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन दे रहा है, वो भी बस आधे मतलब 1 पेज के करीब है, बहुत कम है मैम, इतना डिटेल में कुछ भी नहीं है। नहीं, जो चीजें नहीं है ना आपको भेजी जाएंगी। अभी ना मैंने बोला ना आपको नोट्स मिलेंगे, हमारे पास एक बुक है ठाकुर की, बहुत अच्छी बुक है, उसमें से हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, बिल्कुल टू दी पॉइंट है, जो लिखना है वही लिखना है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें ये नहीं, इसमें तो देखो बुक है, ये तो आपको बुक दी गई है ना, तो इसमें क्या है, आपको समझाने के लिए 4 चीजें एक्स्ट्रा भी लिखी जाती है इसमें, क्योंकि सेल्फ रीडिंग कर रहे हो ना, डिस्टेंस में हो तो पढ़ो तो खुद से समझ में आए, लिखने के टाइम में इतना सब कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है। नोट्स भेजेंगे, हिंदी में भी भेजेंगे आपको, इंग्लिश में भी भेजेंगे उस बुक से, बहुत अच्छी बुक है, टू दी पॉइंट आंसर मिलेंगे आपको। यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे कॉज है, यहाँ पे एजुकेशन एप्लीकेशन बहुत तरीके से लिखा हुआ है, तो वो मिल जाएगा आपको, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ लो खाली। ग्रुप में पीडीएफ सेंड करिए। देखिए मैंने, हाँ मैंने कल बोल के गई थी मैं, हाँ दोनों का कर दिया ना, बस ऐसे जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे आपको पीडीएफ मिलता जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम ने बोला था, मैम भेज देंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आज ही 5 मिनट पहले मैम आएंगी क्लास खत्म होने के पहले, तो उसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल वगैरह ये सब जो डाउट है ना वो क्लियर कर देंगी मैम, ठीक है। ओके मैम। डिफेक्ट्स ऑफ ड्राइव्स एंड इमोशंस, ठीक है। मेंटल पावर में तो इनका लैक रहता ही है, उनको कब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कब वॉशरूम जाना है, ये सब चीजें उनको नहीं पता होती है। अगर मान लो सीवियर वाली कैटेगरी है तो बिल्कुल नहीं, तो बेड पे ही फिर, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है सीवियर वाले में। मॉडरेट वाले में हेल्प करके आप पकड़ के ले जा सकते हो, और माइल्ड वाले में बता सकते हैं, ठीक है, कर बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर मॉडरेट और सीवियर में दिक्कत होती है। सीवियर में तो खैर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो बेड पे ही है इंसान को, बच्चा बेड पे ही है, उससे ज्यादा नहीं। पर मॉडरेट वाले में आप हेल्प थोड़ा थोड़ा बस कुछ कर सकते हैं बच्चे मॉडरेट वाले में, ठीक है। कोई मतलब मुसीबत आ गई, मतलब बच्चा यहाँ बैठा है, ठीक है, सामने आग लग रही है, कुछ हो रहा है, ऐसे कोई डेंजरस सिचुएशन हो गई, और कोई आ रहा है, बच्चा है, तो उसको ये नहीं होगा कि यहाँ से निकल के भागूं या मैं एस्केप कर जाऊं, ये सब उनका इतना नहीं सोच पाते बच्चे, ठीक है, तो ये सब नहीं कर पाएंगे। इमोशनल लाइफ इनकी वर्स होती है, ठीक है, बाकियों से, क्योंकि उनको ना प्यार मिल रहा है ना वो चीजें मिल रही है, ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, इनको दिक्कत होती है। पर्सनालिटी कैसी होती है, ठीक है, डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके साथ कैसे लोग हैं। अगर माइंड वाला है, बच्चा स्कूल आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो एक हैप्पी चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा भी एक हैप्पी चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। अगर आप क्लासरूम कल्चर अच्छा है, बच्चे उसको बुली नहीं कर रहे हैं, साथ में भी बिठा रहे हैं, हेल्प कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है जो हम बहुत उसको इग्नोर किया जा रहा है। मॉडरेट वाला मान लो घर पे रह रहा है, ठीक है, मॉडरेट वाला बच्चा है और कोई केयर करने वाला नहीं है, पड़ा रह रहा है सारे दिन, अकेला है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत है। सीवियर वाले में तो खैर मतलब ही नहीं, पूरा सोशल लाइफ डिस्कनेक्ट ही है, कोई सब कुछ बेड पे ही है, पूरा टोटली डिपेंडेंट है 100% दूसरों पे, तो उसमें भी
कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कुछ स्कोप है नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों में पता है कभी कभी क्रिमिनल माइंडेडनेस भी हो जाती है, क्रिमिनल माइंडेड भी हो जाते हैं ऐसे लोग। एक वो न्यूज आई थी एक बार हॉस्टल में, ठीक है, वो फिजिकली हैंडीकैप था, व्हील चेयर पे था लड़का, हॉस्टल में रहता था, उसने कुछ पढ़ाई कर रहा था, उसने गर्ल्स हॉस्टल में, ठीक है, कभी गया होगा कुछ मुझे नहीं पता, तो या कॉलेज के वॉशरूम्स में कैमरे लगा रखे थे, उसने व्हील चेयर पे था वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको सोसाइटी ने या फैमिली ने, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया है, या उनको लव और जो मिलना चाहिए नॉर्मल बच्चों को वो चीजें नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं उनके ना सोसाइटी के खिलाफ एक एग्रेशन, लोगों के खिलाफ एक गुस्सा, ठीक है, कि मेरे साथ गलत किया तो मैं इनके साथ गलत करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर इनको नहीं प्यार से संभाला जाए ना, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये न्यूज आई थी और वो लड़का व्हीलचेयर पे था और एक्चुअल में व्हीलचेयर पे ही था, ठीक है, और उसने ये सब किया था। तो हो जाता है कहीं ना कहीं, तो नॉर्मल लोग भी ऐसे इतना गलत चीज कर जाते हैं, और उनके साथ तो सोचो कि नहीं हुआ होगा, तो फिर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सोसाइटी के खिलाफ एक एग्रेशन, एक गुस्सा, एक बदला लेने का तरीका समझ लो, तो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब भी हो सकता है पर्सनैलिटी में। लिंग्विस्टिक में भी हमने बोला लिमिटेड वोकैबुलरी है, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। पर्सनल के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है ऐसे बच्चों में, लिवलीहुड अपने आप अर्न नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ओन सोशल और पर्सनल डिफिकल्टीज को सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो सीवियर और मॉडरेट वाले के बोला जा रहा है, ठीक है। माइल्ड वाले जो है ना, उनको अगर आप ट्रेनिंग दो तो कुछ ना कुछ बैठे बैठे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडरेट और सीवियर वाले तो बिल्कुल भी लिवलीहुड और क्या कुछ ट्रेनिंग देके आप कुछ करा सको, ये बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। माइल्ड वाले के केस में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अगर ट्रेनिंग दी जाए, सिखाई जाए और वो भी इंटरेस्ट ले सामने वाला, तो कुछ काम वो कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। पर सीवियर और ये तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट है, वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी। देखो टेंड्स टू इंडल्ज आ गया ना, इमोरल, क्रिमिनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी हो सकते हैं, विदाउट नोइंग भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग उनका फायदा उठा के उनसे गलत करवा ले, और कुछ कभी होगा कि ये नोइंगली वाला केस है कि जानबूझ के भी एक ग्रज निकालने के लिए, ठीक है, एक बदला लेने के लिए, वो सब चीजें भी वो कर सकते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली उनको लगेगा कि मैं दूसरों से अलग हूँ, ठीक है, मुझे उतना प्यार या रेस्पेक्ट नहीं मिलता जितना बाकियों को मिलता है, रिजेक्टेड फील करते हैं सोसाइटी से, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आया है ना, उसका कॉन्सेप्ट यही है ताकि बच्चे रिजेक्टेड फील ना करें अपने आप को, ठीक है। वो आ रहे अगर सेम क्लासरूम में, ठीक है, तो उनको लगेगा कि हम, अच्छा सेम क्लासरूम में ऐसे देखिए, हमारे टाइम हम जब पढ़ते थे तो हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा रहा ही नहीं, कभी मैं जहाँ पढ़ी हूँ मैंने कभी देखा ही नहीं। तो आज भी अगर सामने ऐसे कोई आता है, मैं हेल्प भी करना चाहूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे हेल्प करना है, मतलब क्या करूँ उनके लिए कि हेल्प हो जाएगी, है ना। तो अगर आजकल के बच्चों की क्लास में अगर ऐसा कोई है, बच्चा है, तो एटलीस्ट आगे जाकर एक अच्छा सिटीजन भी बनेगा, उसको पता तो रहेगा हेल्प कैसे करनी है। मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब कोई ब्लाइंड पर्सन है चलो हेल्प कर दे, रोड क्रॉस कर दे, करवाऊं क्या मैं उनको, मैं ऐसा क्या करूँ कि उनकी हेल्प हो जाए, समझ आ रही बात। तो समझ नहीं आता क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है ना, आस पड़ोस में देखा ना, कभी लाइफ में देखा ही नहीं है, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हमें करना क्या है। मैं चाहूँ भी तो मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे करना क्या है उनके लिए। नॉर्मल लोग नर्सिंग सीख जाते हैं कि इनको कैसे थोड़ा ट्रीट करना, हाँ बिल्कुल, बोलने का पेशेंस लेवल, हाँ थोड़ा सा ये सब कर सकते हैं, मतलब बोलना पड़ेगा या कुछ ऐसा, हम अपने आप इतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर एक बच्चा बचपन साथ से रहते साथ, उनको पता होती है चीजें ना कि कैसे करना है, हमें पता ही नहीं है। तो एक चीज कहीं ना कहीं मैं अपने केस में भी देखती हूँ, मैं चाहती हूँ, बाहर देखती भी हूँ ना, मैं पूछ के कर देती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, बाकी अदरवाइज मुझे नहीं समझ में आता कि मैं करूँ क्या, तो किस टाइप की हेल्प इनको चाहिए होगी और करना क्या है, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो कहीं ना कहीं एक जो नॉर्मल बच्चे भी ऐसे बच्चों की हेल्प करेंगे तो वो भी एक आगे जाके रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, या वो भी आगे कभी देखेंगे तो वो हेल्प करेंगे, उनको पता तो रहेगा करना क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। कॉजेस क्या क्या है, ठीक है, कॉजेस देखते हैं क्या रीजन है कि कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग स्टेजेस में डिसाइड करेंगे, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल, 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीनेटल होता है जन्म से पहले, पेरीनेटल होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है, पोस्टनेटल होता है जन्म के बाद, ठीक है। 3 है, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। जन्म के पहले कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जन्म के टाइम भी, डिलीवरी के टाइम भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पोस्टनेटल जन्म के बाद भी, आफ्टर बर्थ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है।
ये 3 केसेस में बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रीनेटल कैसे होता है, पेरिनेटल में क्या प्रॉब्लम आती है, पोस्टनेटल में क्या प्रॉब्लम आती है। तारे जमीन पे, सितारे जमीन पे देखी, तारे जमीन पे 2 सीक्वल नहीं देखी किसी ने? किसी ने नहीं देखी सितारे जमीन पे? अरे देखो, आपने YouTube पे भी है शायद। यस मैम, मैं देखी हूँ मैम। आपने देखा है? उसमें डाउन सिंड्रोम रहता है उस बच्चे को, ठीक है, बहुत सब अलग अलग, और रियल में वो जो बच्चों ने एक्टिंग की है ना, वो रियल में उनको प्रॉब्लम है। सारे बच्चे अब नॉर्मल रहते हैं उसमें। हाँ? सारे बच्चे अब नॉर्मल रहते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल नहीं रहते हैं। एबनॉर्मल में बोला ना, अब इस क्लास में आके बीएड कर रहे हो ना, एबनॉर्मल में स्पेशली एबल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, गिफ्ट स्पेशल बच्चे हैं वो, ठीक है। तो सारे बच्चे अलग अलग डिसेबिलिटी से, ठीक है, वो कर रहे थे। स्पेशल एबिलिटी हम जिसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम है, अलग अलग प्रॉब्लम सबको थी, और वो एक्चुअल में उन्होंने एक्टिंग की, और बहुत अच्छी मूवी है, देखना सितारे जमीन पर, ठीक है, सितारे जमीन पर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो अब हम देखते हैं प्रीनेटल में क्या दिक्कत होती है, पेरिनेटल में क्या होता है। प्रीनेटल में तो हेरिडिटी है, ठीक है, अगर मान लो आगे जनरेशन में, ठीक है, पीछे वाली जनरेशन में अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, कोई है फैमिली में, कोई है, तो उनको ऐसा कुछ इश्यू है तो बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनेटिकल भी है ये चीज, हेरिडिटिकली है। उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, जीन्स है, वो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिवाइड होता है, सेपरेट होता है ना, एक पेयर होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चेहरा थोड़ा देखने में अलग होता है, बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। उसमें एक बच्चा है सितारे जमीन पर जिसको डाउन सिंड्रोम है, तो अभी ये पढ़ोगे, सेकंड ईयर में फिर से पढ़ोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन में इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डिटेल में अभी बीएड सेकंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे, तो मूवी देख लेना उसके पहले, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है, कि किसको क्या सिंड्रोम है, तो क्या डिफिकल्टी आती है, तो देखना सारे। अभी टाइम मिलेगा आजकल में देख लेना, जाके YouTube पे भी है और कहीं और भी होगा, उसको देखना, ठीक है। चेहरा मंगोलियन लुक कैसे होते हैं, आंखें छोटी, फेस स्वेलिंग, फूला हुआ सा, तो ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसा होता है डाउन सिंड्रोम में। तो इनको दिक्कत होती है, ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत आएगी, चेहरे का अलग रहता है इनका। मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह ये नहीं होते डाउन सिंड्रोम में। दूसरी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, फिनाइल कीटोनुरिया। जैसे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंजाइम्स का प्रोडक्शन जरूरी है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन जरूरी है, अगर वो नहीं होता ना टाइम से, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलती है। एक जीन में प्रॉब्लम आ जाती है, डीएनए का छोटा सा पार्ट जीन होता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उससे बहुत सारे डिफिकल्टी देखने को मिलती है, जैसे चलने फिरने से लेके बोलने तक बहुत सारे टाइप की दिक्कत आती है। कॉन्सैंग्विनिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर सेम ब्लड ग्रुप वालों ही शादी कर ले, ठीक है, जैसे किसी कम्युनिटी में होता है ना, ये सेम ही ब्लड रिलेशंस होते हैं और उसमें शादी कर ले, तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो किसी रिलीजन में, या हमें ये नहीं करें कि कोई रिलीजन अच्छा है कोई बुरा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर साइंस भी कहता है कि सेम ब्लड रिलेशन वालों में शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये साइंस कह रहा है, ये सेम ब्लड रिलेशन वालों में शादी होती है ना, तो ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, ये साइंस भी कहता है, तो दैट इज नॉट गुड, मतलब सेम ब्लड रिलेशन वालों में शादी नहीं होनी चाहिए, तो ये डेंजर, इसमें प्रॉब्लम होने वाली बातें, तो जीन में ही अगर दिक्कत आती है, ठीक है। मैम एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन करना जो आपने कॉन्सैंग्विनिटी, ये जो आपने फिनाइल कीटोनुरिया, अभी जो आपने कहा था दैट सेम फैमिली में जब सेम फैमिली में जैसे ब्रदर सिस्टर है ना, सेम ब्लड लाइन जो होती है, ठीक है, अपना आपस में पेरेंटल है या मैटरनल है, तो उसमें अगर शादी करोगे ना, और किसी एक पेरेंट को भी वो है, तो बच्चे के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हाँ, तो जीन में डिफेक्ट आएगा, होता रहता है मैम, फिर उसके अकॉर्डिंग दोनों केस में भी सेम कुछ रहता है, अगर दोनों ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो नहीं करना चाहिए। तो और अब हम लोग जो कुंडली मिलाते हैं शादियों के पहले, आप कुंडली मिलाते हैं, जो भी मिलाते हैं, ठीक है, तो मिलाना चाहिए ब्लड ग्रुप, गोत्र मिलाते हैं, गोत्र जो है सेम फैमिली,
लाइनें चलती हैं ना, लाइन सेम फैमिली की जो सेम लाइन्स दूसरे होती हैं, दूसरे वो मैच बहुत से पता चल दूसरे जाता है मैच कि ये में सेम फैमिली में आता है। दूसरे मैच में जैसे गोत्र अगर मैच होता है तो शादी नहीं करते, क्योंकि वो फैमिली के हाँ फैमिली में सेम मतलब ही ये कि होता हमारी है, फैमिली का हुआ है, फैमिली का दूसरे मैच में नहीं मैं कह रही हूँ कि अभी साइंटिफिक हम इतना पढ़ते हैं वो करते हैं, हमें तो ब्लड ग्रुप चेक करना चाहिए, तो ब्लड ग्रुप नहीं चेक करता। मैम ये होता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों ने शादी कर ली तो फिर बच्चा जो कंसीव होता है उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप भी देखना चाहिए शादी के पहले, सब देखते ही हो ना, एक कॉलम ब्लड ग्रुप वाला भी लिख लो, है ना, तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है बाद में जाके बच्चे को, उसमें भी ये सब केसेस होने के चांस है बच्चा, ठीक है, एबनॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बचने के बाद तो चांसेस ही बहुत कम हो जाता है। बच्चे का मदर का नेगेटिव, बच्चे का पॉजिटिव, बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बहुत दिक्कत आती है। अगर फादर का पॉजिटिव है, बच्चे में पॉजिटिव है, मदर में नेगेटिव है, ठीक है, बहुत बहुत दिक्कत, बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। इंजेक्शन हमारे फैमिली में शादी होती है। हाँ अब देखो उनका है, लेकिन साइंस के हिसाब से मतलब बीमार वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मदर्स फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, बिल्कुल मदर अगर मान लो इमोशनली डिस्टर्ब है, कुछ भी हो सकता है, आफ्टर प्रेगनेंसी डाइवोर्स चल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, मदर ने अल्कोहल ले रही है, ड्रिंक ले रही है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल कोई बीमारी हो सकती है उनको, हो सकता है एचआईवी वगैरह भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो, फिजिकली मेंटली या इमोशनली वो फिट ना हो तो बच्चे में भी दिक्कत आ जाएगी। इमोशनली फिट ना हो, उनको खाने पीने का होश ही ना हो, नहीं खा पी रहे, जो न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, जो दवाइयां टाइम से लेनी चाहिए, सकता अगर वो नहीं ले रही है तो बच्चे में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो ये सब इश्यू होती है। जैसे वायरस हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, दवाइयां हो गई, ठीक है, मैटरनल सिकनेस हो गया, तो ये सारी चीजें, हाई ब्लड प्रेशर बीमारियां हैं, इमोशनल स्टेट है, ठीक है, तो ये सब का भी फर्क पड़ता है। पेरिनेटल, पेरिनेटल होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। अब जब बच्चा डिलीवर होता है ना, उसके सर को पकड़ने के लिए ऐसा फोर्सेप्स होता है, इसे पकड़ के उसको बाहर करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, नए डॉक्टर होते हैं, उनको पता नहीं होता कितना प्रेशर डालना है। अगर ये ज्यादा प्रेशर डाला यहाँ से ब्रेन का, ठीक है, कोई भी हिस्सा अगर ज्यादा प्रेस हो गया तो वहीं पे मेंटली जो इश्यूज है वो शुरू हो जाती है। कॉर्ड वाला भी बता रही मैं। दूसरा केस होता है मदर का कॉर्ड, बच्चे का नेवल उससे ठीक है कनेक्टेड रहता है। डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, पूरा कॉर्ड बच्चे के गले में लिपट जाता है, उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। ब्रेन में अगर ऑक्सीजन नहीं गया थोड़ी देर तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। ऐसा बच्चा हैंडीकैप हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, बहुत सारे मिक्स टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब कब होगा, पेरिनेटल, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर बच्चे क्या करते हैं, पॉटी उनके अंदर चली जाती है, बच्चा पॉटी करता है ना मदर उसमें ही, तो उसमें एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर वो चला जाए, वो सारी गंदगी बच्चे के अंदर चली जाए ना तो भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पेरिनेटल एट द टाइम ऑफ बर्थ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, वो है पेरिनेटल एट द टाइम ऑफ, पहले तो है ही दिक्कत और पेरिनेटल टाइम ऑफ बर्थ भी। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट नेटल, आफ्टर बर्थ, ठीक है। टॉक्सिक कंडीशन, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन, टॉक्सिक चीजें, ठीक है। फर्स्ट फ्यू डेज, जो बर्थ के फर्स्ट फ्यू डेज में अगर कोई टॉक्सिक कंडीशन क्रिएट होती है, मान लो कोई ऐसी चीज चली गई अंदर बच्चे को जो नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, तो ब्रेन डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। टॉक्सिकेशन, ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा, ट्रॉमा में अगर बच्चा मान लो बहुत ज्यादा अगर रो रहा है, बहुत ज्यादा, खुद अगर नॉर्मली रोना है ना आफ्टर बर्थ, और बहुत ज्यादा रोना, ट्रॉमा इसलिए बोल रहे हैं, डर और ऐसा माहौल जब बच्चा रोए ही जा रहा है, रोए ही जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। न्यूरोफाइब्रोनेटोसिस, ठीक है, इसमें स्किन पैचेस होते हैं डार्क ब्राउन कलर के, स्किन पैचेस डार्क ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है, डिफरेंट साइज के पैचेस होते हैं, स्किन ट्यूमर्स तक भी हो सकते हैं। तो इसमें ठीक है इंटेलिजेंस वगैरह हार्म होती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है।
इसमें भी रैश डेवलप होता है एपिलोइया में, ठीक है। और फिर अगर इसका मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट में दिक्कत भी आ सकती है। शॉक एंड स्ट्रेस, ठीक है, डीप इमोशनल और सेंटिमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ब्रेन डेवलपमेंट में हार्म हो सकता है। या बच्चा गिर गया, आपके हाथ से छूट गया, कुछ ब्रेन इंजरी अगर किसी भी तरीके की हो गई आफ्टरवर्ड तो भी दिक्कत आ सकती है। अब देखो यहाँ पे है ना अलग अलग टाइप के, अब यहाँ पे नीचे डिवाइड किया इन्होंने। एक तो होते हैं एजुकेबल, जो हम माइल्ड बोल रहे हैं, ठीक है, जिनको आप सिखा सकते हो कम से कम, ठीक है, माइल्ड वाले को। ट्रेनेबल, जिनको थोड़ी बहुत मैंने बोला ट्रेनिंग दोगे तो कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। मॉडरेट, कस्टोडियल, जिसको पूरी कस्टडी में रखना पड़ता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है और पूरा वो बेड रेस्ट वाला हिसाब है, ठीक है, वो नहीं कुछ कर पाते। सीवियर या प्रोफाउंड हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ा सकते हो माइंड वालों को थोड़ा बहुत। एजुकेबल, इनको ट्रेनिंग से आप लाइफ स्किल जितना काम कुछ कुछ कर सकते हो, अपना वॉशरूम यूज कर लें, खाना खुद से खा लें और कुछ कर ले बैठ के, इतना ही कर सकते हो आप, एजुकेट नहीं कर सकते। माइंड वाले को थोड़ा बहुत अपना नाम लिखना, नंबर कुछ सिखा सकते हो। और कस्टोडियल वाले को तो कस्टडी में ही रखना है, आप वर्ड से समझ जाओ, ठीक है, उनको पूरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, पूरे सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, उनको हम नहीं कुछ कर पाते। उसके बाद इसमें क्या है, स्पेशल एजुकेशनल प्रोविजन क्या होने चाहिए मेंटली रिटार्डेड बच्चे के लिए। यूज कॉन्क्रीट मटेरियल्स, जो भी समझा रहे हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, कुछ भी उसको बता रहे हैं बच्चे को, तो मटेरियल कैसे यूज करने हैं, कॉन्क्रीट मटेरियल्स यूज करने हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग हो, एज अप्रोप्रिएट हो, कलरफुल हो, रेलिवेंट हो बच्चे के लिए, ठीक है, इस तरीके से। इंफॉर्मेशन जब भी बच्चे को देते हो ना, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में बोला ना, एक बार में तो बहुत ज्यादा ले नहीं पाते, और 2-3 लाइन भी बोल दोगे तो उनको समझने में दिक्कत आएगी। एक बार में एक बार और धीरे धीरे बोलना पड़ता है। इसलिए जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और डिमांड बहुत ज्यादा है उनकी आजकल, ठीक है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, डिमांड भी ज्यादा, पर आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, अगर है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा है, सैलरी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड कंसिस्टेंट फीडबैक, आपको फीडबैक देते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा उसके साथ साथ, ठीक है, कंसिस्टेंटली बोलते रहना पड़ेगा। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मोटिवेट करना पड़ेगा तो बच्चा बोलेगा। कुछ स्किल्स ऐसे सिखाओ जो स्कूल के बाहर भी बच्चे के काम है, डेली लाइफ में, मतलब जो स्किल्स काम आते हैं वो भी सिखाने हैं बच्चे को। स्टेप बीइंग केयरफुली टॉट, वही बोलेंगे स्टेप्स में सिखाओ और हर स्टेप को अच्छे से सिखाओ। फिर इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एजुकेबल, मेंटली रिटार्डेड, है ना, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। एजुकेबल में स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग से आप सिखा सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, बच्चे को पहले जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके लिए रेडी करो, एक्साइटेड करो, इंटरेस्टिंग कहानी सुनाओ, ठीक है। क्राफ्ट एजुकेशन, कुछ ना कुछ आप सिखा दोगे तो क्राफ्ट भी बना लेगा। पीरियड स्पैन शुड बी शॉर्ट, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कम, हम बोल ही रहे हैं, इसमें जो अटेंशन स्पैन तो होता है तो बहुत 40-40 मिनट का पीरियड आप इनके लिए नहीं लगा सकते। स्पेशल करिकुलम, थोड़ा इनको तो जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं ना, करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा। जो नॉर्मली आप 6 क्लास के बच्चे का पेपर बना रहे हो और ऐसे बच्चों का पेपर बना रहे हो तो थोड़ा सा आपको जो लेवल है वो उसको लो रखना पड़ेगा। स्पेशल इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन भी अलग होगा, जो करिकुलम आपने अलग किया है तो इवैल्यूएशन का तरीका भी, इनको आप लॉन्ग आंसर्स लिखने को नहीं दे सकते, छोटे छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ऐसे करके आप इनको इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल टीचर की तो नीड होगी, इंक्लूसिव कितना भी रहेगा, जनरल के साथ स्पेशल टीचर को टीम टीचिंग हम बोलते हैं, टीम टीचिंग से ही बात बनेगी, ठीक है, अकेले टीचर से नहीं हो पाएगा। स्पेशल स्कूल्स में भी इनके लिए होते हैं जिनमें भेजा जा सकता है अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक है। ट्रेनेबल वाले स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है, सेंसरी ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उनको देना पड़ता है, बताना पड़ता है, वॉशरूम के लिए सिखाओगे, बार बार बोलोगे कि आए तो बोलना है, करना है, कैसे यूज करना है, तो सब ट्रेनिंग, जितना ट्रेनिंग दोगे तो थोड़ा बहुत डेली का अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, ब्रश करना, नहाना, वॉशरूम यूज करना, इससे ज्यादा एजुकेबल नहीं है, ट्रेनेबल है, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क, डस्टिंग, स्वीपिंग, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो घर में कर सकते हैं ये। क्राफ्ट एजुकेशन में हो सकता है, मैंने बोला ना, कुछ बैठे बैठे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दोगे तो कुछ बना लेंगे। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी इनकी नहीं होती है, ठीक है। एवरीडे वर्ड और सिंपल कैलकुलेशन अगर सीख जाए तो सीख जाए, ट्रेनेबल वाले। इंस्पिरेशनल सब्जेक्ट्स, इनके आर्ट, म्यूजिक, ये सब सब्जेक्ट फिर भी ये
थोड़ा इंटरेस्ट ले सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं पोएट्री वगैरह। कस्टोडियल वालों की तो आईक्यू बिल्कुल 20 से 35 मानिए, बहुत ही ज्यादा लो, तो ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये टोटली डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, इनकी अपनी डेली बेसिक नीड्स के लिए भी दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, ठीक है, दूसरा कोई ना कोई, या तो मदर हो या इन्होंने कोई केयर टेकर रखा हो, तो कोई ना कोई चाहिए होता है, ठीक है, बिना उसके नहीं होता। तो ये है सारा आपका मेंटली रिटार्डेड की डिफरेंट कैटेगरीज, रीजन क्या होता है और कैसे करना है, ठीक है। माइंड वाला स्कूल में आता है तो कैसे करना है, बोला क्राफ्ट सिखाओ, पीडीएफ कम करना है, करिकुलम ट्रेनेबल वाले को छोटी मोटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन आप समझो ट्रेनेबल वाले स्कूल नहीं आते, वो घर पे ही ट्रेनिंग जो हमको दिला सकते हैं, स्पेशल स्कूल में जाएंगे बच्चों, वो बच्चे नॉर्मल में आ नहीं सकता, ठीक है, मॉडरेट वाला भी, और सीरियल वाला तो घर पे कस्टोडियल बोला है तो वो निकलते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गिफ्टेडनेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, गिफ्टेड बच्चे, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। जिन बच्चों की आईक्यू 140 या अबव है उनको हम गिफ्टेड बच्चे बोलते हैं, ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। कुछ फिलोसफर्स मानते हैं, ठीक है, स्टुअर्ट मिल वगैरह, ये 190 से 200 तक को गिफ्टेड मानते हैं। तो मैम हम पता कैसे करेंगे कि किस बच्चे में कितने आईक्यू है? टेस्ट होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करके देता है बच्चा, तो हम कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड ऑप्शन बने हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट ने बना रखे हैं, हमें भी सर्च करोगे ना कोई स्टैंडर्ड आईक्यू का, इसको कौन सी क्लास में होती आ जाएगा, ठीक है, उस टेस्ट को परफॉर्म करके यू कैन चेक द आईक्यू ऑफ एनी चिल्ड्रन, चेक कर सकते हो। अब गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी पर्सनालिटी बाकी बच्चों से, ठीक है, डिफरेंट रहेगी, ठीक है, लर्निंग जो है वो बहुत क्विकली होगी, पॉजिटिव वे में। गिफ्टेडनेस हमेशा से मेंटली रिटार्डेड नेगेटिव वे में चला जाता है, तो गिफ्टेडनेस ऑलवेज पॉजिटिव वे में, दूसरे बच्चों से जल्दी सीखेगा, अपने एज से ज्यादा क्लास के भी वो सॉल्व कर सकता है, या बड़ी क्लास की चीजें भी है समझ सकता है, कर सकता है, ठीक है, मेंटल एज से ज्यादा इनकी, ठीक है, वो रहेगी, मेंटल एज ज्यादा रहेगी, मतलब जो क्रॉनिकल एज हम बोलते हैं नॉर्मली, तो उससे इनकी मेंटल एज ज्यादा है, समझो, जिससे कम रहती है ना तो ज्यादा है इनकी। हायर स्कॉलास्टिक अचीवमेंट होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, बहुत अच्छे होते हैं। अभी गिफ्टेडनेस डेवलप कैसे कर सकते हैं, बच्चे में कभी कभी होता है, लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट ना मिले ना तो हो सकता है ना भी हो, बच्चे को पता ही नहीं चले कि मैं भी गिफ्टेड हूं, कभी उसने कुछ किया ही नहीं अलग, ठीक है, बस नंबर अच्छे ला रहा है, क्लास में चले जा रहा है। उसके लिए आइडेंटिफाई करने वाले पेरेंट्स होने चाहिए, टीचर होना चाहिए, जो उसकी गिफ्टेडनेस को आइडेंटिफाई करे, देखे कि इस बच्चे में कुछ सही में अलग है, हटके है, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं ना उसमें सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल या साइकोलॉजिकल इशू साइड में हो भी सकता है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं हर बच्चे में होता है, हो भी सकता है, चांस है, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हो भी सकता है, ठीक है। सेल्फ परसेप्शन इनका बहुत अच्छा होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क होता है, ठीक है, ये सब चीजें हैं गिफ्टेडनेस में। और गाइडेंस देनी पड़ती है इनको टाइम टू टाइम, पेरेंट्स को भी देनी पड़ेगी, टीचर को भी देनी पड़ेगी, तो ही इसकी जो गिफ्टेडनेस है ना वो सही तरीके से बाहर निकल के आता है। तो गिफ्टेडनेस के क्वेश्चन कम ही आते हैं, आपका आएगा मेंटली रिटार्डेड और ये सब बच्चों को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, तो इससे ज्यादा तो आता नहीं है, पर ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कैसे करना है बस। ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी वाले यहाँ पे दिए हैं, इंटरव्यू अच्छा ये दिए हुए, देखो पीछे जाके दिए हुए टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कल हम पर्सनालिटी का पढ़ रहे थे ना, तो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। नैरेटिव्स, ऑब्जर्वेशन, टेक्निक्स यूज्ड इन सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। चलो देखते हैं।
गार्डनर थ्योरी हो गई, इंटेलेक्चुअल। उसके बाद इम्प्लीकेशंस फॉर क्रिएटिंग, implications for catering to individual variations in view of difference rather than deficit perspective। ये आता है, ये पूरा स्टेटमेंट आता है लॉन्ग में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, क्या बोला है मैंने, इंडिविजुअल वेरिएशन इन व्यू ऑफ डिफरेंस रादर देन डेफिसिट पर्सपेक्टिव। ये जो बच्चे हैं इनको कमी के भाव से टीचर को नहीं देखना, डेफिसिट पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिफरेंस पर्सपेक्टिव होना चाहिए। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंस में पढ़ा कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो अलग वाला पर्सपेक्टिव होना चाहिए। डेफिसिट किस बच्चे में कमी है, ठीक है, ये बाकी बच्चों को मैच नहीं कर पाएगा। अगर हमारा पर्सपेक्टिव भी यही रहेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो वो पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये आता है पूरा क्वेश्चन में, क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे करना है, तो पूरी स्टेटमेंट डाल के ही क्वेश्चन आता है। ये है आपका टॉपिक, उसमें हेडिंग नहीं डाली ना, मेथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट बिहेवियर। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट के बिहेवियर को समझने के लिए, देखो नॉर्मल बच्चा है तो उसका बिहेवियर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है। जहां आपको लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है, ये कुछ अलग है, ठीक है, तब आपको बच्चों को समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए या बच्चे को समझने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो मेथड्स कौन कौन से हैं। गैदरिंग डेटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डेटा कैसे निकाल सकते हो आप बच्चे के लिए, ठीक है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यूज है, ये मैंने कल पर्सनालिटी वाले में भी कराया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और करा देती हूँ। और ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू दोनों चीज, तो पर्सनालिटी मेजरमेंट में यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, पर्सनालिटी से जानने की कोशिश कर रहे हो ना बच्चे की, तो ये चीजें सेम ही है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कल मैंने कराया था पर्सनालिटी वाले में, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है। मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन, एक होता है डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप जनरली ऑब्जर्व करते हो, जो एक्टिविटीज हो रही है सारे नोट डाउन होते हैं कि कर क्या रहा है। डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप पर्टिकुलर दिमाग में ले सकते हो वो ऐसा कब बिहेव करेगा ताकि मैं ऑब्जर्व करूं। जैसे मान लो बच्चे ने कंप्लेन किया क्लास में कि ये सबको मारता पीटता रहता है, और तुम क्लास में जाते हो बिल्कुल ठीक रहता है तुम्हारे डर से, तो तुम कैसे उसको ऑब्जर्व करोगे कि बच्चे ने बोला कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत मारता है अलग बात है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, दूर से नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड में खेल रहे हैं छुप के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके अगर डायरेक्टेड ऑब्जर्व तो आप वो बिहेवियर खाली नोट करने की कोशिश करोगे जब वो एग्रेसिव होगा, बाकी पे आप ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप उसमें देखोगे फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन में है तो फिर आप क्या कर रहा है सब हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ कब क्या कर रहे हैं सारे नोट कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं। एक दूसरी क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो होती है, एक होती है कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड होती है, एक मिक्स्ड होती है, ठीक है। कंट्रोल्ड में, ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है, वही पर्टिकुलर आप सेट ऑफ वो लेके चलते हो कि क्या क्या चीजें आपको देखनी है, क्या ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये चीज है, किस चीज की इंफॉर्मेशन करनी है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, ये आपका पूरा कंट्रोल रहता है। पेरिनेटल डेटा फॉर ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में आप पेरिनेटल डेटा पहले ही, ठीक है, कलेक्ट करके रखते हो बच्चे का पेरिनेटल डेटा। पर्टिनेंट डेटा फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सॉरी पर्टिनेंट है। बाकी वैसे जब आप जा रहे हो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन तो टीचर के पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, प्रीनेटल पेरेंटल कोई इशू रहा है, कुछ ऐसा रहा है तो वो मैंने बोला एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, उसको एनालिसिस वगैरह करने के बाद, ठीक है, अपना डेटा वो सिलेक्ट करेगा ऑब्जर्वेशन के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन करेगा, ठीक है, टाइम प्लेस कहां ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, वो सारी चीजें करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल्ड है, मतलब सब कुछ डिसाइडेड है आपका पहले से कि आपको करना क्या है। यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस यूज करेगा, रिकॉर्डिंग के लिए हो सकता है माइक वगैरह आप यूज करो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और कुछ अदर एड्स भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। कैमरा भी आप हो सकता है अपने पास रखो,
कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ चलती रहे, आवाज रिकॉर्ड हो जाए, तो ये सब है। अनकंट्रोल्ड में अनकंट्रोल्ड ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हो। जैसे अनकंट्रोल्ड में जैसे आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसके साथ ही उठ बैठ रहे हो, बात भी कर रहे हो और ऑब्जर्व भी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड। इसमें कोई कंट्रोल वो नहीं है, पर कंट्रोल वाले में आप जगह डिसाइड करते हो, सब कुछ करते हो, कहाँ देखना है, आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो डिसाइडेड है सब कुछ पहले से, कौन सा ट्रेड ऑब्जर्व करना है, कैसे करना है, सब कुछ डिसाइडेड है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैठी हुई आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व भी कर रही हूँ साथ के साथ कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज होती है। मिक्स्ड में होता है कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों का एक मिक्सचर होता है। जैसे आपने जगह डिसाइड कर ली, ठीक है, माइक भी आपने ले रखा है, पर आप नॉर्मली बातचीत करते हुए भी कर रहे हो, और एक होता है दूर से कर रहे हो, देख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी हरकतें, तो इसे मिक्स में दोनों चीजें हो जाती हैं, ठीक है, तो ये होता है। अभी टेक्निक्स यूज्ड इन सिस्टमैटिक और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इतनी दूर तक मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इतना आप करोगे ना टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फिर आगे चलते हैं। इसलिए एसेंशियल ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन ये देखिए, ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्वियसली आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो प्रॉपर सुनाई देना, दिखाई देना जरूरी है। पता चला इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, छूट गया तो दिख भी नहीं रहा, ऑब्जर्वेशन करने गए हैं और हमें पता ही नहीं, ठीक है, और सुनाई नहीं दे रहा, तो कोई फायदा नहीं है। अलर्ट होना पड़ेगा बिल्कुल, आपको अगर पर्टिकुलर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जरूरत ध्यान की, आपने मिस हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, तो अलर्ट होना चाहिए। एक्यूरेट एस्टिमेट विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दे तो भी आपको विदाउट एक्यूरेसी, मतलब विदाउट वो इंस्ट्रूमेंट भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। कंपैरिजन करने की एबिलिटी होनी चाहिए या डिस्टिंक्शन करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्लासरूम में तो ऐसे नहीं करता, आप ऐसे कर रहे हैं ना, कंपेयर करना या ये चीज है जो ये अलग से कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज। फ्रीडम फ्रॉम वेरियस पैथोलॉजिकल स्टेट्स, मतलब शराब पी के ऑब्जर्वेशन करने मत जाओ, ड्रग लेके, तो क्या ही दिखेगा तुम्हें, समझे, तो मतलब ये कि थके हुए बहुत, रात भर सोए नहीं और अगले दिन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, नींद ही आएगी, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इमीडिएट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, इमीडिएट जो चीज देख रहे हो रिकॉर्ड करो तुरंत, ठीक है ना, तो ये होना चाहिए। एबिलिटी टू परसीव एक्यूरेटली, जो चीज देख रहे हो उसको परसीव समझना, एक्यूरेटली समझना, चल कुछ और रहा है तुम समझ कुछ और रहे हो, फिर नहीं हो पाएगा। फ्रीडम फॉर प्रेजुडिस और फ्रॉम हैबिट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, आप पहले से ही अगर सोच के जाओगे ना ऐसा ही गलत ही है, ऐसा ही है, तो फिर आपको दिखेगा भी वैसा ही। तो प्रेजुडिस होता है पहले से ही डिसाइड कर लो, जज कर लेना, तो तुम अगर यही सोच के ऑब्जर्व करोगे तो तुमको लगेगा अगर नहीं कुछ भी करेगा तो मैं नहीं कर रहा है। तुमको अगर डाउट है को तुम्हारा एडोलेसेंट स्टूडेंट है ड्रग एडिक्टेड हो गया, तुम उसको ऑब्जर्व कर रही हो, ठीक है, तुम अगर मान के ही चलती रही तो है ही नशेड़ी हो गया पूरा ड्रग एडिक्टेड, तो तुम उसको ऑब्जर्व भी करो तो कुछ ही पानी भी पीने से लगे कुछ डाल ही रखा है इसमें बॉटल में, तो अच्छी चीजों को इग्नोर भी करेंगे, सिर्फ वही चीजों पे फोकस करेंगे। हाँ, तो प्रेजुडिस से बच के ऑब्जर्वेशन होती है। आप ट्रुथ जानने गए हो ना, और आपने पहले से ही मन में डाल ही रखा है कि मुझे देखना ही है ये, तो तुम्हें वही दिखाई देगा, पानी भी पिएगा तो लगेगा कुछ भर के ही पी रहा है ना, तो ये चीज है। तो प्रेजुडिस नहीं होनी चाहिए, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कर रहा है तो हम गलत अगर मन में लेके गए तो गलत ही इंटरप्रेट भी कर, समझ भी हम गलत ही रहे हैं, और जो अच्छा बच्चा होगा हमारा फेवरेट तो गलत ही करता है, तो लगता है कि चलो हो जाता है, नहीं हो जाता है ना, तो वो वाली चीज हो जाती है। लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर हम किसी बच्चे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट है, तो कमियां भी है ऑब्जर्वेशन में, क्या कमियां है? ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्ड कर पाना, उसमें भी जब अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में आप होते हो, जब कुछ डिवाइस नहीं, कुछ नहीं, तो जरूरी है सब कुछ आपको याद रहे और एक्यूरेटली आप कर सको, ठीक है। कभी कभी स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते, कभी पता नहीं होता कि आपको एक्चुअली में क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है, हमें पता ही नहीं है, हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है डाउट है कि कोई इशू है, तो हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, पर एग्जैक्टली हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पता, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिफरेंट रिपोर्ट देंगे, कोई और टीचर से बात करो तो उसमें तो कुछ और बोलेगा और कोई और कुछ और बोलेगा, तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से हो सकता है डिफरेंट रिजल्ट निकल के आए। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो इंटरप्रेट करेंगे ना, वो भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है। वही ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, ग्लास में पानी आधा ही है, बोलने वाली मैं हूँ, बोलने वाले तुम हो, मैंने बोला आधा खाली है, तुम बोल रहे हो आधा भरा है,
तो रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करने का तरीका भी सबका अपना हो जाता है, तो ये लिमिटेशन हो जाती है। दूसरी है इंटरव्यू, कल मैंने बताया था आमने सामने बैठ के बात करो। इंटरव्यू अलग अलग होता है, 1 to 1 होता है, 1 to ग्रुप होता है, हम देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अलग अलग होते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर करें, किस पर्पस को सॉल्व करना है, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और रिसर्च। एक इंटरव्यू होता है जिसमें हम प्रॉब्लम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो गया डायग्नोस्टिक। डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी डायग्नोस करता है ना, तो आपको मान लो बच्चे में इट वाज स्पॉन्सर्ड, तो देखो सबसे बेस्ट मैम लेफ्ट हो गया क्या? हाँ, रोज इस टाइम पे ही पता नहीं क्यों होता है ऐसा। बस ऑनलाइन वालों को लेफ्ट नहीं हुई है, कल भी ऐसा ही हुआ था, बट मैम हमारी सारे बातें सुन रही थी। लेफ्ट नहीं हुई है, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, वही है। मैम का माइक्रोफोन ऑफ हो गया लग रहा है। मैम आप कहाँ हैं? मैम, मैम आर यू देयर? मैम आपकी वीडियो विजिबल नहीं आ रही। हेलो, का कुछ भी आवाज माइक्रोफोन नहीं भी आ ऑफ है। एक बार दोबारा लेफ्ट करके रिजॉइन करें क्या? दोबारा भी मैं अभी रिजाइन करी थी, दोबारा करी नहीं फिर हुआ। भी आवाज नहीं आई है। नहीं, एक्चुअली मैम के वहां से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बता दिया नहीं तो मैडम को। राहुल भैया बहुत एक्टिव हो, सारी चीजों को लेके क्विक एक्शन लेते हो। अरे नहीं, बस दोबारा लेफ्ट होके ज्वाइन होने से कुछ नहीं होता। हाँ, और अभी लेफ्ट हो गए क्या होगा, कुछ ही टाइम बचे हैं। मैम आ गई है, मैम आ गई है। आवाज ही नहीं आ रही है। मैम तो आ गई। मैम आपका मैम को ऑडियो म्यूट आपका कर। माइक्रोफोन ऑफ है। आ रही है हाँ, आवाज अभी? हाँ, अब आ रही है। यस मैम आ रही है। मैम यस मैम। तो अब हम बच्चों को जानने के लिए पहली टेक्निक हमने पढ़ी ऑब्जर्वेशन, बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो उनके बारे में हम जान सकते हैं। दूसरी टेक्निक है आपकी इंटरव्यू, ठीक है ना, इंटरव्यू। अब पर्पस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू अलग अलग होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक जब आपको प्रॉब्लम का पता लगाना है और इसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो किसी को, तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक, ठीक है। बीमारी डॉक्टर के पास जाते हो, डायग्नोस करता है ना क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप बच्चे में क्या प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करोगे, फाइंड आउट करोगे। दूसरी होती है ट्रीटमेंट के लिए इंटरव्यू करना। अब आपको प्रॉब्लम पता चल गई बच्चे में क्या दिक्कत है, तो उसको आप समझा रहे हो, उसके लिए इंटरव्यू, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर बातचीत करता है ना आपसे, ये दवाई ले लेना है ना, ऐसे कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, बताता है ना। तो यही आपको बच्चे के साथ करना है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप ट्रीटमेंट के लिए बातचीत कर रहे हो, उसका उपाय बता रहे हो, तो ट्रीटमेंट वाला इंटरव्यू हो गया टाइप्स में। अगर प्रॉब्लम पता करने के लिए बातचीत कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, तो डायग्नोस्टिक हो गया, ठीक है। थर्ड है रिसर्च। रिसर्च मान लो पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे उसके लिए लोगों से बातचीत करनी है, तो रिसर्च के लिए बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोगों से बातचीत हो रही है। एक तो इंडिविजुअल होता है 1 to 1, मैं आपसे बैठ के बात कर लूं 1 to 1, आपसे कर लूं तो 1 to 1 हो जाएगा। ग्रुप इंटरव्यूज भी होते हैं, जैसे मैं अकेली और फिर आपका पूरा ग्रुप है, तो ग्रुप इंटरव्यूज भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट भी होता है, शॉर्ट इंटरव्यूज भी होते हैं, लॉन्ग इंटरव्यूज भी होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रोल अज्यूम बाय इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है, उनके रोल के अकॉर्डिंग भी
अलग अलग टाइप के इंटरव्यू होते हैं। नॉन डायरेक्टिव मतलब ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, आराम से बस बातचीत कर रहे हैं, तो दैट इज नॉन डायरेक्टिव। फोकस्ड, पर्टिकुलर जॉब के लिए जाते हो तो फोकस्ड है, वो जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, फोकस्ड है पर्टिकुलर टॉपिक पे। डेप्थ, ठीक है, ये ऊपर से ही पूछ लिए, बहुत डीपली आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप जब जॉब के फर्स्ट राउंड में जाते हो तो इतनी डेप्थ में नहीं पूछते, बस आपका जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हो तो थोड़ा सा और पूछ लेंगे, फिर फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होते हो तो उसमें पैनल होता है पूरा, उस पे जाके बहुत डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड इंटरव्यू हो सकता है, एक राउंड हो रहा हो, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड इंटरव्यू। इंटरव्यू में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो प्लानिंग ऑफ इंटरव्यू, कहाँ इंटरव्यू करना है, टाइम प्लेस से बुलाते हैं ना आपको कॉल करके कि किसी स्कूल में इंटरव्यू, तो स्कूल ये है, मैम लोकेशन सेंड कर रही है, टाइम है, आपको इतने बजे आना है, इंटरव्यू होगा, है ना। या किसी जॉब ओपनिंग के लिए आप जाते हो तो इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं उसका परमिशन और अप्रूवल लिया जाता है ताकि टाइम वगैरह फिक्स कर सके, क्योंकि मुझे अगर जाना है इंटरव्यू देने, मैं आपको अप्रूव करूंगी ना कि मैं आऊंगी इतने बजे, तो फिक्स होगा इंटरव्यू। अगर मैं बोलूंगी नहीं आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं कल आऊंगी, तो वो चेंज करेंगे, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग रैपो विद द इंटरव्यूअर, ठीक है, जिसके साथ में बातचीत को पहले हाय हेलो गुड मॉर्निंग तो होती है ना, एक रैपो एस्टैब्लिशमेंट होता है, उसके बाद जाते ही शुरू हो जाते हो, नहीं ना, हाय हेलो गुड मॉर्निंग सबको बातचीत होती है, उसके बाद ही होता है। फिर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, अब जो मान लो मैं आपको जॉब के लिए इंटरव्यू ले तो मैं लिखूंगी ना कुछ उसके नहीं, आप ठीक हो या किस चीज में अच्छे हो, नोट डाउन भी करते रहना, देखना जो इंटरव्यू लेते हैं ना कुछ नोट डाउन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग हो, मैनुअली भी हो सकती है, लिख के भी मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लेंगे, मैकेनिकली भी हो सकती है, सीसीटीवी से भी हो सकती है ना, तो अलग अलग टाइप की हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हो सकती है, वीडियो टेप से हो सकती है, सीसीटीवी आजकल सीसीटीवी हर जगह है, उसी से हो जाती है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द इंटरव्यू विद अ वर्ड ऑफ थैंक्स, ठीक है, जब खत्म होता है तो सब थैंक यू बोल के निकल जाते हो। फिर एनालिसिस होती है उस इंटरव्यू की, जो इंटरव्यूअर ने इससे लिया है वो एनालिसिस करेगा कि ये आदमी ठीक था नहीं था, इसको आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरव्यू ओवर होता है, लास्ट जो स्टेप होता है। ये तो कॉमन है ना, इंटरव्यू तो सब कोई लिख सकता है अपने आप ही, क्या होता है इंटरव्यू में सबको पता है, इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। मैम इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंटरव्यूअर बोलता है वी विल लेट यू नो। हाँ, वी विल लेट यू नो बोले तो मतलब समझ जाओ कि ना ही है, वो लेट यू नो कभी होता नहीं है, ठीक है। जिसको बोलना होता है वो वहीं पे हाँ बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं उस टाइम ही बोलते हैं। जिसको लेट यू नो बोले तो लेट यू नो ही होता रहता है। फिर आप अपना समझ जाओ और आप अपना दूसरी जगह ट्राई करो। ग्रुप इंटरव्यू देखते हैं, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, ग्रुप इंटरव्यू में अगर एक से ज्यादा लोग हैं, मैं एक लोग तुमसे बात करूंगी तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलेगा। जब मैं ग्रुप इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों से एक साथ सवाल पूछूंगी तो मुझे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा व्यू पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। पार्टिसिपेंट में डेवलप इनसाइट टू देयर ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस की तो सामने वाला भी तुम्हारा आंसर दे सकते हैं, तो आपस में भी एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड, अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड में सब कुछ डिसाइडेड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है, ये तरीका हो जाता है। आजकल ज्यादा जीडी के राउंड होते हैं। हाँ, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसी में देख लेते हैं कौन ज्यादा बोल पा रहा है, कौन ज्यादा पॉइंट्स दे पा रहा है, उसी को कर लेते हैं। आजकल अच्छे स्कूलों में वगैरह तो लास्ट राउंड जीडी ही कराते हैं वो भी, ठीक है। जैसे कंपनीज में कराते हैं बहुत सारे में, तो जीडी करा देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें है आप जितना पॉइंट आप रख पाते हो, जितना ज्यादा बोल पाते हो वो सुन लेते हैं, बैठ के देख लेते हैं कौन ज्यादा है कर पा रहा है, तो उसको रख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के फायदे क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, आपको पता है इंटरव्यू कैसे चलेगा, कितना टाइम चलेगा, आपने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, पॉइंट डिसाइड कर रखे हैं, बिल्कुल सब कुछ डिसाइडेड है, तो आप कंट्रोल में होता है वो टाइम। और इनफॉर्मल में क्या होता है, थोड़ा आप बोलते चले जाते हो, बह जाते हो, पता नहीं चलता कहाँ बात शुरू हुई कहाँ तक चली गई, ये सब दिक्कत होती है। ग्रेटर वैलिडिटी ऑफ डेटा एंड जनरलाइजेशन, जो काम की बात है वही कर रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली काम का डेटा ज्यादा रहेगा, ठीक है। ईज ऑफ स्कोरिंग, क्वालिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, क्योंकि आप काम की बात कर रहे हो, उसी में फोकस्ड हो, नोट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके पास वो आसानी से स्कोर, क्वालिफिकेशन सब कुछ आप जज कर सकते हो उस टाइम पे ही। फोकस ऑफ द प्रॉब्लम, जिस चीज के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं हम उसी पे फोकस है, हम इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है, उसमें दिक्कत हो सकती है, उसमें काम की बात ना हो गया,
किसी और ही टॉपिक पे निकल जाते हो, तो ये चीज होती है। फोकस इंटरव्यू अभी मैंने बताया, पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस है। क्लिनिकल इंटरव्यू, ठीक है, ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। क्लिनिकल मतलब जिसको साइकोलॉजिस्ट वगैरह से बात करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। फायदा क्या है इंटरव्यू का? पर्सनालिटी के बारे में पता पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, रिसर्च के बारे में आपको रिसर्च के लिए डेटा मिलता है, फेस टू फेस होता है, ठीक है। तो जो डेटा मिल रहा है वो भी आपका जेन्युइन डेटा होगा, आप किसी थर्ड पर्सन से नहीं पूछ रहे हो, उसी से पूछ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होते हैं, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप कलेक्ट कर रहे हो, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है, ठीक है। बात तो कर रहे हो, उसका जेस्चर कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, वो भी बहुत सारी चीजें कहती हैं जो सामने बिठा के आप बात करते हो। फ्लेक्सिबल होता है और वेरियस सिचुएशन में आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। और इलिटरेट लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो लिख पढ़ नहीं पाते हैं वो बोल के बता सकते हैं आपको अपनी बातें। उनसे कुछ डेटा गैदर करना है, रिसर्च के लिए बातचीत करनी है, छोटे बच्चों से भी आप इंटरव्यू से बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या स्पेशल नीड वाले बच्चों से, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है? टाइम ज्यादा लगता है, 1 to 1 आप डील करते रहोगे तो बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि सामने वाला आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो एक डाउट ये भी रहता है कि हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। बहुत ज्यादा खर्चीला है, अगर मतलब कंपनी एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रही है तो अच्छी कंपनी में जाओ तो फिर वो टी कॉफी सब कुछ देते हैं प्रॉपर, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन प्लानिंग एंड कंडक्ट। इंटरव्यू जो इंसान लेगा, कौन लेगा, इसको प्लानिंग करना, कंडक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इंफॉर्मेशन जो जनरेट करते हैं, ठीक है, हो सकता है उसको एनालाइज करना मुश्किल हो क्योंकि फोकस्ड नहीं था, कुछ भी रैंडमली आप बात कर रहे थे, तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। ये क्या पढ़ा हमने पढ़ा टेक्निक्स जो बच्चों की पर्सनालिटी वाले असेसमेंट में भी ये काम आएगा। अगर तुम सेम भी लिख देते हो ना ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनालिटी असेसमेंट वाला जो हमने किया ना, उसमें भी ये दोनों पॉइंट्स आएंगे सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये लिख सकते हो आप। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज हमने कल 3 मेथड पढ़े थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाले में आया था ना ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ये सब आया था। ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू ये सारा हमने किया था, तो उसमें अगर ये दोनों चीजें भी सेम भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, ठीक है। इसमें ज्यादा डेप्थ में दिया गया है, दोनों चीजों में आपका ये आंसर काम आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नया टॉपिक शुरू नहीं करते, मैम आ रही है नीतू, मैं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वो सब बता देंगी, ठीक है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं, नेक्स्ट संडे हम करेंगे, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग अपने आप पढ़िए और हमने कुछ नोट्स भेजे हैं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। जो चीजें नहीं होंगी आपको भेज दी जाएगी। तो मैम आ रही है, एक बार आप मैम से बात कर लीजिए। अरे मैम, अच्छा ठीक है, मैम ना आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ओके। ओके मैम। थैंक यू फॉर ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम।